तो अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म मैटर के बारे में। देखो पहली चीज़ कि हमारे पास जो होता है इसके अंदर इसको बोलते हैं हम एच या इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड है मीडियम के अंदर और वैक्यूम के अंदर। तो म्यू नॉट है, यहाँ पे एच है और मीडियम वाला ये है, मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है, उस मीडियम का दिया होगा वो है और यहाँ पे एच आता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, मैं अगर तुमसे पूछूं ये कि तुम मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तुम मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, एच दिया हुआ है, तो उसका निकालने का तरीका यही है, हमारे पास म्यू नॉट मालूम होना चाहिए, देन एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। आई जो होती है, आई को अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको दूसरा टर्म से क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देख भी रहा है तेरे को। और एक और चीज़ कि जितना ज़्यादा हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड तुम लगाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं हमारे पास कि I इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हम बोलते हैं बेसिकली, और I को हटा के यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जीटा एच लगाते हैं। इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है जितना ज़्यादा होगा उतना ये भी ज़्यादा होगा, मतलब उसकी कितनी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे कितना ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा हुआ तो ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इसी में बस एक जोड़ देते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी जाती है। बाकी रिलेटिव तुमको रिलेशन तो मालूम ही है कैसे क्या करके निकालते हैं। बेसिकली था ये कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया हमने और मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर हो गया तो दोनों मिलकर और बढ़ जाते हैं। तो बी एम जो होता है म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई होता है। और यहीं से हमने ये रिलेशन निकाला कि मान लेते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट रहा उसमें से तो आई को मान लेते हैं, हटा देते हैं तो एच या एच होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ तक तुमने चीज़ों कैच किया। आगे मूव करते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है। अब देखो डायमैग्नेटिक, दाया यानी दूर, पारा यानी पास और फेरो यानी फाड़ पास जाता है ये। तो दाया के अंदर दूर जाता है। और देखो कोई भी केस हो ना उसके अंदर दो चीज़ें होती है, चाहे पारामैग्नेटिक हो फेरोमैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, चाहे डायमैग्नेटिक हो, सबके अंदर ये वाली चीज़ तो होती है कि इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल बनते हैं जिस ड्यू टू दिस डाइपोल ये अपोजिट करता है फील्ड को। बहुत लेस बनते हैं लेंज लॉ की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल बनते हैं। कोई भी चीज़ हो रही है उसको अपोज करना चाहता है यहाँ पे ये, तो उसके वजह से यहाँ पे बनता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल अपोज करते हैं फील्ड को। एंड पारा फेरोमैग्नेटिक के अंदर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाता है जो कि मैग्नेटिक, चूंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो होता है उसके अंदर फेरो और पारा के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके अंदर डाइपोल ऐसे बनेंगे। बट इसके अंदर सिर्फ डाया है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सारे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल थोड़ा सा बनेगा तो जिसके वीकली रिपल्सन ये फेल करेंगे, वीकली रिपल्सन फेल करेंगे ये। मतलब जीटा जो होगा वो स्लाइटली निगेटिव होगा, और अगर स्लाइटली निगेटिव होगा तो म्यू आर लेस देन 1 होगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ जीटा निगेटिव होगा, स्मॉल निगेटिव होगा। और ये जो होता है इसके अंदर जीटा पी क्यों आया हुआ है कि डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर के ऊपर, इसके अंदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सिबल टेम्परेचर होता है। और वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक फाड़ वाले पारामैग्नेटिक बन जाते हैं उसको अपन क्यूरिज टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर जो होता है ये एग्जैक्ट सही रिलेशन लिखा हुआ है, इसको ये अपन क्यूरी टेम्परेचर यहाँ बोलते हैं। देखो यहाँ पहले यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आई स्लाइटली निगेटिव होता है क्योंकि हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया तो हमारे पास वीकली रिपल्सन फील हुआ, यानी जो हमारे पास इंड्यूस डाइपोल बने ना वो स्लाइटली निगेटिव थे। ओनली इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल चूंकि इसके अंदर है तो जीटा स्मॉल निगेटिव आया, चूंकि आई जो होता है जीटा एच होता है तो ये अगर निगेटिव आ रहा है तो इसको भी स्लाइटली निगेटिव होना पड़ेगा। और ये जो टेम्परेचर को डिपेंड नहीं करता और म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 आ गया। अब इसके अंदर जो होता है डाइपोल जो बनते हैं वो एटॉमिक डाइपोल जो होते हैं हमारे पास थोड़ा अलाइन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं सर, ये अलाइन करते हैं खुद को उधर, और अलाइन करते हैं तो इसके अंदर स्लाइटली पॉजिटिव होता है क्या ये। और अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक स्लाइटली पॉजिटिव हुआ तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और आई इसके अंदर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इसके अंदर निगेटिव सेक्शन पॉजिटिव हो रहा है। ऑफकोर्स ड्यू टू डाइपोल जो बन रहा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर। इसके एग्जांपल भी कुछ लिखे हुए हैं हमारे पास पारामैग्नेटिक के, जो कि होता है क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मालूम है, मैग्नीज के अंदर मालूम है, कॉपर के अंदर मालूम है, इन सब के अंदर होता है। और अगर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे जीटा स्मॉल पॉजिटिव आता है, जीटा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, इसी में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट रहता है, इन दोनों में डिपेंड ही कर रहा होता है। और म्यू आर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर इतना फाड़ कैसे अट्रैक्शन हुआ है क्योंकि इसका डोमेन फॉर्मेशन एंड डोमेन ग्रोथ होता है। क्या होता है, छोटे छोटे कमरे में रहते हैं
हमारे पास एटॉमिक डाइपोल छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको अपन डोमेन बोलते हैं। तो इसमें डोमेन का ग्रोथ भी होता है, डोमेन का ओरिएंटेशन भी होता है। डोमेन का ग्रोथ भी करते हैं, डोमेन जो होता है मान लेते हैं ऐसा डोमेन था तो ये बड़ा भी होता है और ओरिएंटेशन भी उनका सबका एक तरफ हो रहा होता है। दो चीज़ें होती है, इस वजह से ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आयरन, निकल जो होते हैं, कोबाल्ट होते हैं। और इसके अंदर आई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आई लार्ज पॉजिटिव है तो जीटा भी लार्ज पॉजिटिव होगा, तभी तो चूंकि यहाँ पे ये अगर लार्ज पॉजिटिव ये भी लार्ज पॉजिटिव, तभी तो दोनों का जस्टिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो होता है म्यूआर जो होता है मच ग्रेटर देन 1 एंड टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास जीटा कम होता है। तुमको मालूम है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक फाड़ वाले पारा बन जाते हैं और टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर, यहाँ पे तुम बता दिया रिलेशन क्या होता है, T - TC होता है। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरो वाले फाड़ वाले पारा में आ जाते हैं, मतलब वीकली रिफ्लेक्शन वाले में आ जाते हैं। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखो EMI के बारे में बात करना शुरू करते हैं। EMI बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, EMI को पूरा देख लेते हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं देखना। हमारे पास सबसे पहले कि बी का जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला होता है, तुमको मालूम है। और फ्लक्स जो होता है BA होता है, जैसे ये होता था, डॉट प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा आएगा। SI यूनिट जो होता है फ्लक्स का वेबर होता है, या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हम यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है। और बी को अपन चाहे तो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो वहीं से अगर निकालोगे तो हमारे पास वेबर था, एरिया को नीचे भेज देंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल देंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है। और आगे हम मूव करते हैं तो सबसे पहले फेराडे यहाँ पे इंटीग्रेट, मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ है तो तुमको मालूम है कि कैसे क्या करते हैं। तो डी जो होगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म अगर फील्ड दिया हुआ है तो बहुत सिंपल है कि B.DA कर लेंगे और जो भी टर्म दिया होगा उसको कर देंगे, ये ऑलवेज करेक्ट होगा। n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स के अंदर, तो ये चीज़ करते हैं। ये फ्लाडेज लॉ ऑफ EMI जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे दोनों के दोनों लॉ बेस्ड है। पहला लॉ ये कहता है सिंपल तरीके से कि अगर फ्लक्स को चेंज करते हैं तो EMF इंड्यूस होता है, और फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज करेंगे उतना ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। और यहाँ पे निगेटिव होता है लेंज लॉ की वजह से। तो यही चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है फ्लक्स चेंज करने से EMF इंड्यूस होता है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर EMF इज इंड्यूस्ड। वही चीज़ बोली, इफ क्लोज सर्किट है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, नया पुराना सामान हो, हर एक में इंड्यूस करेगा करंट, हर एक में EMF इंड्यूस करेगा तेरा फैराडे। ये बोलता है बट करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप के अंदर इंड्यूस होगा। लकड़ी के अंदर कहीं EMF इंड्यूस होता है तो होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम मालूम है। फ्लक्स चेंज करना, अच्छा देखो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ जो होता है रेट ऑफ फ्लक्स, मैंने बताया रेट ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा है तो EMF ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है। तुमको बता दिया इसको। इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू देन निकालना हो, एवरेज वैल्यू निकालना हो, यहाँ पे निगेटिव आता है लेंज लॉ को। वैसे फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बी को चेंज कर लो, चाहे एरिया को चेंज कर लो। मान लेते हैं फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहे थे उनको चेंज कर लिया, एरिया को बढ़ा घटा रहे हैं या फिर रोटेशन कर रहे हैं। और रोटेशन करते हैं तो कितना इंड्यूस होता है, तो नवाब से याद रखते हो हमारे पास जो होते हैं कितना, ये नवाब जो होता है ना वो होता है हमारे पास EMF कितना मैक्सिमम इंड्यूस हुआ, नवाब इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया हो गया, और ओमेगा तो तुमको मालूम ही है किस मतलब रेट से चेंज कर रहे हैं। और R से डिवाइड कर देंगे तो VR जो होता है I होता है, तुमको मालूम है नवाब से, तुमने इस चीज़ को याद भी कर लिया। और इसके अंदर एक साइकिल के अंदर तुमको बता दिया मैंने ऑलरेडी, करंट जो होता है जो बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, दो बार एक साइकिल के अंदर दो बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। इंड्यूस चार्ज जो होता है हमारे पास, और बाकी ये फॉर्मूला तुमको मालूम है कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वैसे करके आराम से निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं। इंड्यूस चार्ज जो होता है ना हमारे पास वो होता है Q इंटू डेल्टा फाइव डेल्टा आर। कैसे निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू E/R था, तुमको मालूम है वीर होता है, और E तुमने निकाल दिया d5/dt इंटू R, तो dt कट जाता है तो dq इज इक्वल टू d5/R आ गया। तुमको बता भी दिया कैसे आया। एंड ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेंज लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये भी बेस्ड होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बता रहा होता है। ये ऑलवेज जो कॉज प्रोड्यूस करता है उसको अपोज करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। फ्राडे लॉ, लेंज लॉ दोनों। अगर मान लेते हैं अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए ऊपर बनाएगा, तो ऐसे अप एंटी डाउन से होता है, तुम मालूम है। अगर मान लेते ऊपर की तरफ घट रहा है तो ऊपर ही बना के इसको सपोर्ट करेगा। अगर नॉर्थ आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, सॉरी पहले रिपेल करेगा, अगर आ रहा है तो नॉर्थ बन के रिपेल करेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो मैग्नेट बनेगा ना वो ऐसा बनेगा कि इसका नॉर्थ इधर हो साउथ इधर हो, ताकि रिपल्सन कर पाए। अगर मान लेते हैं ये मतलब इससे गिरना चाह रहा है तो नॉर्थ पहले बना के रिपल्सन करेगा, और नीचे जा रहा होगा तो फिर साउथ होगा, नॉर्थ होगा तो नॉर्थ बना के अट्रैक्शन करेगा। ऐसा हो रहा होता है। इट टाइम इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें मैंने तुमको बता दी। आगे अगर हम मूव करते हैं तो तुम आगे देखोगे यहाँ पे हमारे पास मोशनल EMF के बारे में बात करते हैं। और मोशनल EMF जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास
बेसिकली कोई भी कंडक्टर जो होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो एज ए बैटरी बिहेव करता है, ठीक है ना, एज ए बैटरी बिहेव करता है। और यहाँ पे एल इफेक्टिव लेंथ होता है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी बोले हुए हैं। इसके अंदर फॉर्मूला में तुम बता दिया था V क्रॉस B डॉट L होता है, कोई खास बात नहीं है। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो बवाल होता है, अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए तो जीरो हो जाएगा, और बाकी ये तुमको तीनों बता ही दिया है मैंने। आगे मूव करते हैं हम, और इसके अंदर कुछ और खास देखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली मेन पेज के ऊपर आ जाओ और मेन पेज के ऊपर देखना शुरू करते हैं। देखो एक वेबर जो होता है, एक टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस होता है। गॉस जो है CGS यूनिट है, वैसे ही वेबर के लिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो है टेस्ला है, गॉस उसका CGS यूनिट है। ऐसे ही वेबर के अंदर देखोगे एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, और इसका मैक्सवेल CGS यूनिट है। इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे बेसिकली कर रहे होते हैं, जैसे मान लो एक वेबर है, ऐसा यूनिट है, तो एक वेबर को हम बोल सकते हैं हमारे पास टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हमारे पास 10⁴ गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा 10⁴ और आ जाएगा, 10⁸ हो जाएगा। तुमको मालूम है CGS यूनिट कैसे निकाला हमने। आगे मैंने तुमको बताया कि नॉन कंडक्टर, अच्छा तुमको ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दी सारे के सारे, कि नॉन कंडक्टर में कंडक्ट नहीं बनेगा, बैटरी तो बन ही सकता है, तो EMF सब में होगा, फ्लक्स चेंज करने से EMF सब में बन देगा, लेकिन करंट सिर्फ कंडक्टिंग क्लोज वायर में बहेगा। ये सब चीज़ें तुमको बता दी। अगर ओपन होगा तो इसके अंदर ओपन वायर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, भले ही लकड़ी हो वुड हो तो भी हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मतलब EMF बनेगा, बट यहाँ पे कोई भी इंड्यूस करंट नहीं है, और यहाँ पे जो होगा एक्सेलेरेशन उसका जी ही होगा, कोई चूंकि अपोज करने वाला नहीं है, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ें सब समझ में आती हैं। आगे मूव करते हैं हमारे पास, अगर मान लेते हैं फ्लक्स पासेस थ्रू स्क्वायर लूप कितना होगा, तो फ्लक्स के लिए वहाँ पे बस सिंपल तरीके से अगर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कितना बनता है, बी तुम मालूम μ0/2 वहाँ से कर लोगे, μ0/2 आर इंटू इसका एरिया ले लेंगे, चूंकि इससे फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, इंटू कॉस 0 होगा, चूंकि मान लेते हैं पूरा वो मतलब परपेंडिकुलर ही जा रहा है ना, और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर ही है तो फ्लक्स तो पूरा ऊपर ही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेता है कि अगर फाई फ्लक्स, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट को इससे पास कर रहे हैं तो शुरू में फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से EMF बनेगा, बट अंदर अब जाने लगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट रहा, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से पास किया तो यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इतना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, और फिर बाहर जब निकल रहा है तो निगेटिव फ्लक्स बनेगा, चूंकि मतलब कम हो रहा है तो ऑफकोर्स करंट ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। तुमको मालूम ही वाली चीज़ तो कि पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। आगे हमने बात किया हमारे पास कि फाई जो होता है, फाई 0 एट एनी इंस्टेंट एनी EMF इंड्यूस मस्ट बी 0। यहाँ पे देखो वैसे यही, अगर मान लेते हैं किसी प्रोजेक्टाइल के टॉप पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी अगर है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होता है। जैसे मान लेते हैं A = dV/dt है, तो टॉप पॉइंट पे अगर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, प्रोजेक्टाइल के ऊपर मैं नहीं बोलना था मेरे को, एक्चुअली में एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो जहाँ पे रुका हुआ जाके रुक जाता है, वहाँ पे क्या एक्सेलरेशन 0 होता है, नहीं। वैसे ही हमारे पास फाई = क्या था, डी फाई नहीं इमेज जो था dϕ/dt था। तो यहाँ पे देखो बेसिकली तुमको क्या बोला जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात बोली जा रही है कि अगर कहीं पे भी तुमको फाई 0 दिख रहा है एट दैट इंस्टेंट का EMF भी 0 होगा, तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि मान लेते हैं ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि EMF फ्लक्स चेंज हो रहा था तो अभी जस्ट 0 हुआ, आगे और बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे EMF इंड्यूस 0 नहीं होगा, और EMF इंड्यूस का फॉर्मूला वैसे ही एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, जैसे EMF इंड्यूस क्या होता है हमारे पास होता है dϕ/dt। तो जैसे अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन 0 है, नहीं। वैसे जहाँ पे फ्लक्स 0 क्या EMF 0 है, नहीं। तो वाला लॉग लगा सकते हो, बट अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो EMF हमेशा 0 होगा। भाई फ्लक्स चेंज होने से EMF बनता है, अगर फ्लक्स को ही तुमने 0 कर दिया तो EMF कहाँ से इंड्यूस हो रहा है, बोल रहा है हमारे पास फाई टी ग्राफ को EMF ग्राफ में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। फाई टी ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, फाई तुमको मालूम, EMF तुमको मालूम है क्या होता है, dϕ/dt। इसका स्लोप निगेटिव स्लोप होता है, नहीं। ये जो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, तो निगेटिव एंड कांस्टेंट आ जाएगा इसका EMF। यहाँ पे 0 है, फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे 0 EMF इंड्यूस हो रहा होगा, और यहाँ पे स्लोप निगेटिव एंड कांस्टेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव एक लगा दो तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट EMF आ जाएगा। अब इसी का मान लो निकालना चाहते हैं साइन थीटा वाला ग्राफ है, तो इसको -dϕ/dt माइनस लगा लो, और तुमको cos थीटा साइन थीटा तुमको बता ही दिया कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर इधर cos आता है तो उधर निगेटिव लगाते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर अगर उधर c आ गया, मतलब उधर c आ गया तो निगेटिव लगा देते हैं रिजल्ट के अंदर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो साइन का कॉस हो जाएगा, सिंपल, कोई निगेटिव नहीं, बट ये निगेटिव बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस मतलब EMF जो निकाल रहे हैं ना हम इससे, तो इसको हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चूंकि मतलब फाई जो है वो साइन थीटा का फंक्शन हमें दिख रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो साइन थीटा का फंक्शन है, तो कॉस टी आ जा रहा है, और माइनस है तो निगेटिव से शुरू होकर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। डीसी मोटर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो टॉर्क लगता है उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं रेल प्रॉब्लम के बारे में। रेल प्रॉब्लम क्या होता है सर, लेट्स सी दैट। देखो सिंपल तरीके से रेल प्रॉब्लम कुछ खास बात नहीं है, सिंपल तरीके से एक बात बस तुमको यहाँ बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम मूव कर रहे हैं तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स जो होगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी डॉट एरिया हो जाएगा एल एक्स, और एरिया वेरी कर रहा था यहाँ पे, तो डी फाई बाई डी टी जो होगा बी एल, और डी एक्स बाई डी टी चूँकि यहाँ पे एक वेरी एक्स ही तो कर रहा है, अगर देखोगे एक्स तो यहाँ पे इसको वेलोसिटी बोल देंगे तो बी वी एल आ गया, ईएमएफ जो आएगा वो बी वी एल एल इफेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एल इफेक्टिव भी होता है, तुमको पहले ही बता दिया मैंने। और यहाँ पे अगर करंट निकालना चाहते हो तो ईएमएफ बाई आर ले लेंगे, तो तुमको ये पहले से ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं मालूम था, बी वी एल होता है, तो ऐसे भी करके निकाला तो हमने बी वी एल ही आया। करंट निकाला तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हमने करंट निकाल दिया। फोर्स जो होता है बी आई एल होता है, तुमको मालूम ये वाली चीज़ है तरीके से, तो यहाँ पे बी एल ले लिया और करंट को हमने बी वी एल मतलब बी वी एल बाई आर ले लिया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर फोर्स होता है। मतलब बेसिकली अगर ये मूव कर रहा है तो किस फोर्स को हम लगा के मूव कराएंगे इसको, तो मतलब क्या फोर्स चाहिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, वो फोर्स हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स करेंगे वर्क तभी तो ये प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो और इसके अंदर अगर पावर पूछे तो पावर का होता है एफ डॉट भी, तो यहाँ पे सबका स्क्वायर बेसिकली कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर कर लेते हैं। वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कितना वर्क किया हमने ये मतलब पूछेगा तो फोर्स इंटू जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कराया होगा। हॉल इफेक्ट बेसिकली बस ये कहता है ना कि तीनों के तीनों बस परपेंडिकुलर होते हैं। एनी रोड बी को कट करता हुआ जाएगा, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये आ जाता है, इसको अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कोई फील्ड बाहर आ रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो एल इफेक्टिव इसके अंदर ये हुआ, और वेलोसिटी दोनों अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो गई, कोई भी दो पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे ही रट लेते हैं हम, कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ लिखा हुआ है, बट इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो कैसे, और ये बहुत काम का है। इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कोई भी रॉड एक पॉइंट पे फिक्स होकर रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो ओ से भी यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम हमेशा लेते हैं, ध्यान रखना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। कैसे निकालते हो, तो तुम मालूम है सर ईएमएफ क्या होता है, तो ईएमएफ जो होता है सर वो होता है बीवीएल, तुम मालूम है। और इसको लिखना चाहते हैं अगर कोई रॉड एक पार्टिकुलर पॉइंट से फिक्स होकर रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ओमेगा को मान लेते हैं मतलब क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं बी, और इसको अगर वेलोसिटी को ओमेगा में कन्वर्ट करते हो तो ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा आर या आर मतलब डायमेंशन 2 बार हो गया तो हाफ, और ये हाफ शुरू में होता है, ये तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसे करके याद कर लेते हैं अपन, हाफ ओमेगा एल स्क्वायर। और यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास जो एल इफेक्टिव ही ले रहे होते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से हिंज के पॉइंट अगर मान लेते हैं, अगर ऐसे रोटेट करें तो भी ये इफेक्टिव लेंथ आर टू आर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे डेरिवेशन अगर देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो कैसे आता है। अगर कोई भी चीज़ लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो अगर कोई भी चीज़ लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो उसका डायरेक्ट मतलब जो होता है वैल्यू, एवरेज वैल्यू इनिशियल ले लो फाइनल ले लो बाई 2 कर दो। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास वेलोसिटी जो होगी बी ओमेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, लेंथ तो वही है, बट वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे दोनों का एवरेज ले लिया हमने, तो बी एल हाफ बाहर आ जाएगा, और शुरू में वेलोसिटी इसकी तो 0 थी, यहाँ पे जो था वो होता है वेलोसिटी ओमेगा आर या ओमेगा एल हो जाएगा, चूंकि लेंथ एल है, तो यहाँ से वही देखोगे तो आ जाएगा बी मतलब हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल इफेक्टिव जो होता है बिटवीन हिंज पॉइंट एंड अदर पॉइंट होता है। एल इफेक्टिव क्या होता है सर, बिटवीन हिंज पॉइंट एंड इफेक्टिव मतलब बिटवीन हिंज पॉइंट एंड अदर पॉइंट, ये ऑलवेज ध्यान रखोगे तुम। ये कैसे निकाला ये भी तुमको बताया मैंने। ईएमएफ अगर पूछे ओ ए के बीच में तो इजीली निकाल सकते हो, लेंथ पता यहाँ पे ये लोगे, तो बेसिकली इसको अगर निकालना चाहते हो तो हम बोलेंगे हाफ बी ओमेगा एल बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं कि एल बाई 2 का होल स्क्वायर। बट अगर बी ए के बीच में पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का 2 तरीका हो सकता है। पहला चीज़ कि हम इसके बीच में निकालें, इसके बीच में निकाल के और घटा दो दोनों को तो आ जाएगा। तो एक देखो कि हमारे पास यहाँ पे अगर बी ए के बीच में निकालना चाहते हो तो ईएमएफ ओ बी कर ले माइनस ईएमएफ ओ ए करके घटा दो दोनों के मैग्नीट्यूड को तो आ जाएगा। और जो आता है डायरेक्टली याद भी रख सकते हो इस चीज़ को, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है। और हमारे पास ईएमएफ अगर ए बी के बीच में पूछ रहा है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि लीनियरली यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करो, ऑब्वियस सी बात है। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है ए और बी यहाँ पे बताओ कितना ईएमएफ होगा, तो बी एल इफेक्टिव तो इन दोनों के बीच में हमें मालूम है, निकालेंगे। बट यहाँ पे इसका वेलोसिटी ले लो, इसका वेलोसिटी ले लो, दोनों का एवरेज कर दो। वही वाला तरीका जो हम लगाए, लीनियरली कोई भी चीज़ इंक्रीज करती है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर ऐसा जहाँ पे भी लीनियरली वैली वाला केस दिख रहा है ना, और यहाँ वेलोसिटी लीनियरली ही वैरी करती है। कैसे सर वेलोसिटी लीनियरली वैली कर रही है, तो वेलोसिटी क्या है, ओमेगा कांस्टेंट अगर बोला ओमेगा आर होता है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली ही तो इंक्रीज कर रही है ना, जितना रॉड पे आगे जा रहे हो उतनी तेज वेलोसिटी होते जा रही है उस चीज़ की। जैसे मतलब ये अगर पास में देखोगे तो उतना यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, बट ये दूर वाले की तो बहुत उसको रेडियस कवर करना है तो ज़्यादा वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है यार। और मान लेते हैं ऐसे रोटेट करते हैं एक पॉइंट पर फिक्स करके, तो यहाँ पे लेंथ आर 2r हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ इसका 2r है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ ओ बी के बीच में होगा हो जाएगा हाफ बी ओमेगा
हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर 2r स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एल इफेक्टिव हमें लेना था। अगर सिर्फ यही नहीं, अगर एक रॉड घूम रहा है उसको भी छोड़ो, अगर डिस्क पूरा का पूरा घूम रहा है तो भी ये वाला चीज़ हम लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर पैरेलल के अंदर जोड़ोगे ईएमएफ तो बेसिकली ईएमएफ वही रह जाता है, तुमको बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि आर रेडियस है कहाँ, रिम और सेंटर के बीच में, बहुत छोटे छोटे रॉड पैरेलल हैं सबके सब, तुम बता दिया। अर्थ मैग्नेटिक को बता दिया कि अर्थ का जो होता है उल्टा होता है, नॉर्मली जो होता है साउथ से नॉर्थ जाता है, बट इसमें नॉर्थ से साउथ जा रहा होता है, अंदर 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 अंदर, तुमको बता दिया। तो यहाँ पे साउथ से निकलता है नॉर्थ में जाता है और अंदर उल्टा ऐसे जा रहा होता है। तो ये चीज़ें तुमको मालूम है, अच्छे तरीके से आगे मूव करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है इंटीग्रेशन वाला केस, तुम देख सकते हो एक बार को, कि क्या बताया हुआ है कि अगर y की वैल्यू ये दी हुई है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, वही आउटसाइड इनसाइड रूल होता है, और वही जो होगा इसको मतलब हम सेम कर लेंगे और फिर अंदर वाले को एक बार को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यही तरीका होता है। कि यहाँ पे आई गेस मैंने कुछ गलती की है, यहाँ पे 3 आएगा जो मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, एक बार को इसको कंफर्म भी कर लोगे तो 4 बाहर आ जाएगा एज इट इज, और फिर इसको एक बार को डिफ्रेंशिएट कर दो। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर मान लेते हैं डी आर स्क्वायर डी टी जो है वो इसको, अच्छा डी आर स्क्वायर, अगर डी आर स्क्वायर बाई डी टी को नहीं कर सकते हैं, बट डी आर स्क्वायर बाई डी आर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसका 2r होता है बेसिकली, मतलब उसी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास वाई टी का फंक्शन है तो वाई, हाँ अगर टी का फंक्शन है ना तो यहाँ पे डी टी के साथ हम कर सकते हैं, डी एक्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो डी टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके डी टी बाई डी एक्स रह जाएगा। तो कितनी बात तुमको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं, देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है देखते हैं। तो देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लेट्स वॉच इट, लेट्स डू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक होता है असली, एक होता है नकली। तुमको मालूम है असली वाला जो होता है ना वो उसके अंदर वो कंजर्वेटिव होता है, नकली वाला कंजर्वेटिव नहीं होता। और ये जो होता है ना, ये जो होता है क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये क्लोज लूप बनाता है। और ये जो होता है वो बनता है ड्यू टू वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तुमको ये सब चीज़ें के सब चीज़ें तुमको मालूम है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू रेस्ट चार्ज ये बनता है, ड्यू टू टाइम वैरिंग, ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को वैसे नहीं, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को वैसा बनता है, ध्यान रखना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, ये कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये क्लोज लूप ऑलवेज बनाता है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स जो है, सॉरी क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल जो होता है 0 होता है, चूँकि जितना जाए उतना बाहर निकल गया। बट इसके अंदर कुछ होता है, ये वाली चीज़ को एक बार को देख लोगे। वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है। तो इसको निकालने का तरीका सिंपल तरीके से मैंने तुमको बता रखा है कि एक ले लो नॉर्मल चार्ज को, जो फोर्स आता है वो होता है हमारे पास क्यू ई, और एक होता है हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास फोर्स क्यू भी एक चार्ज की वजह से। क्यू क्यू कट जाएगा तो ई भी बी के मतलब टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना उसको लिखते हैं हमारे पास ये डायमेंशनली हमें आना चाहिए भी बी, और यहाँ पे वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड था तो डी भी बाई, और ये वेलोसिटी है तुम ध्यान रखना, डी बाई डी टी होता है वैरिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना चाहते हैं तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी का डी टी लिख लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी किसका टर्म आएगा, लेंथ का टर्म आएगा। और नीचे हमारे पास 2 होता है तो आर बी 2 यहाँ पे लिखते हैं। ये कब होता है, तो कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं इनसाइड वैरी करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ई यहाँ पे इनसाइड वाली है ना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी, और वही अगर आउटसाइड चले जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगी। अब इसको कैसे डायमेंशनली सही करोगे, तो हमारे पास नीचे तो 2 का टर्म रहेगा ही, डी बाई डी टी टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। बट अगर हम देखेंगे केवल बाहर को हमें करना है वैरी, तो ऐसे कर लोगे आर स्क्वायर बाई आर नीचे करके, इसकी इनवर्स पूछ चुकी है कांस्टेंट है तो वही चीज़ यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा, और 2 तो हमेशा आता ही है, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी डी वी हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें बस लिखी हुई है कि इनसाइड आउटसाइड कैसे वैरी करता है। और स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड जो इंड्यूस्ड फील्ड जो होता है प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल सी बात बोली हुई है कि स्ट्रेंथ जो होता है इंड्यूस्ड फील्ड का प्रोपोर्शनल होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड। जितने तेजी से इंड्यूसिंग फील्ड चेंज होता है उतने ही तेजी से जितने तेजी से हमारे पास इंड्यूसिंग फील्ड चेंज होता है। ये तो लॉजिकल सी बात है ना यार, कि अगर टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, जितने तेजी से बनेगा, जितने तेजी से इसका रेट चेंज होगा उतने तेजी से बनेगा। तो ईएमएफ वाली बात है कि जितने तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, वही चीज़ लिखी हुई है बस। तो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। बहुत परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के, और दोनों में इक्वल एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो रहा होता है। बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो होता है अभी देखते हैं, पहले आ जाओ इंडक्टर को देखते हैं। तो इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया ये होता है फ्लक्स जो होता है हमारे पास वो तुमको बताया मैंने एल आई होता है,
और जो होता है इसको बेसिकली इसके अंदर फ्लक्स निकालो और उसको आई प्रोपोर्शनल होता है, जो एक कांस्टेंट आता है वही एल हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ की इसका डायमेंशन हो गया और जो हो गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन दोनों का दोनों सेम आएगा। और आगे चीज़ें एक एक करके देखते जाओ, समझ में आता चला जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास पूछ रहा है कि एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, ठीक है, हमने बोला ओके सर सोलेनॉइड दिया हुआ है, माना हमने, आपने बोला हमने माना, देख लेते हैं। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ गया, हमारे पास एक सोलेनॉइड दिया हुआ है और इसका हमारे पास लेंथ दिया है एल है, नंबर ऑफ टर्न इसके अंदर सॉरी हाँ नंबर ऑफ टर्न एन है, इसका रेडियस आर है, एरिया ए है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है एन दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स होगा बी डॉट ए और इसके अंदर बी कितना बनता है म्यू नॉट एन आई, और एरिया जो होगा हमारे पास एरिया इसका दिया ही हुआ है और नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो एन लेंगे और इसको हम एन बाई एल भी लिख सकते हैं। तुम मालूम है चूंकि स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन को हम लिखना चाहें तो एन एल बोल सकते हैं आराम से, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा। तो इन सबको अगर लिखते हैं तो हमारे पास ये वाला टर्म आता है, इसमें से आई को हटा दो तो हमारे पास एल आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है चूंकि फ्लक्स जो होता है आई और एल होता है, तो आई को हटा दिया, एल जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाए, तो म्यू नॉट एन बचेगा और ए एल बचेगा। कहाँ से तुम मालूम है, वॉल्यूम होता है, तुम बता दिया मैंने। और यही चीज़ तुमको बता दी इंडक्टर, और ये जो होता है हमारे पास इंडक्टर जो होता है वो मतलब नहीं डिपेंड करता है बाकी सारी चीज़ों पे, वो इंडक्टर की ज्योमेट्री पे, मीडियम पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड होता है वो, ठीक है ना। फाई जो होता है डिपेंड ऑन एल, एल डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, बिल्कुल सही बात है। फाई जो जैसे वैसे ही है हमारे पास, फाई जो होता है हमारे पास यहाँ पे एल हो गया, आर हो गया, रेजिस्टेंस तुमको बताते हैं, मैं कैपेसिटेंस तुमको बताया, ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है ज्योमेट्री। ये हमारे पास फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस भी और आई पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है, ये वाली चीज़ तो तुम बता ही दी मैंने। ईएमएफ जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो माइनस फाई को हम बोल देंगे एल, एल कॉन्स्टेंट था तो बाहर निकालेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तुमको कोई खास बात नहीं मालूम है वाली चीज़। अगर हमारे पास नंबर ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमारे पास बोला हुआ है कि अगर एन कॉन्स्टेंट है, एल को चेंज कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर बोल दिया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एन स्क्वायर को, तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, कट के हमारे पास नीचे के एल रह जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो देखना, ध्यान देना कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट बोला हुआ है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट बोला हुआ है, ठीक है ना। और बाकी पूरा टर्न जो है इसके अंदर कांस्टेंट है। ये वाली चीज़ तो कोई खास बात नहीं थी, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। अब देखो एक चीज़ की हमारे पास जो होता है ना प्रॉपर्टी होती है कि वो कांस्टेंट मेंटेन करना चाहता है फ्लक्स। ये देखोगे तो यहाँ पे एल वांट्स कि फ्लक्स मेंटेन है। कोई भी इंडक्टर चाहता है कि उससे फ्लक्स चेंज ना हो, अगर चेंज होगा तो अपोज करेगा, अगर बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा, मतलब सपोर्ट करेगा उसके टर्म में। सो अभी ऑब्वियसली बात है। तो एल बिकम एन टाइम्स सडनली देन करंट इन द सोलेनॉइड एट दैट इंस्टेंट। अगर डायरेक्टली आप एन टाइम्स बढ़ा दे रहे हो तो फ्लक्स कांस्टेंट ही रखेगा वो। क्या बोला, फिर से दोबारा पढ़ो कि एल को हमने एन टाइम्स बढ़ा दिया, अगर हमने सडनली देन करंट इन द सोलेनॉइड एट दैट इंस्टेंट, if L become n times suddenly then current in the solenoid at that instant, करंट क्या होगा उस टाइम पे, तो कॉइल हो, रिंग हो, इंडक्टर हो, सबका नेचर कि फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन रहेगा और एल आई कांस्टेंट हो जाएगा। फिर तो एल को अगर हमने 5 टाइम्स बढ़ाया हुआ है तो ये 5 टाइम्स कम हो जाएगा करंट। ये तुमको चीज़ मालूम चाहिए, क्योंकि इमीडिएट अगर चेंज करोगे ना तो उसको वो क्या करता है, कांस्टेंट फ्लक्स रख के अपोज करता है। अगर डीसी हो गया तो डीसी के अंदर ये जो चीज़ तुमको बहुत क्लियरली मालूम है कि हमारे पास सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट होता है। अरे कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं उसके अंदर, ओमेगा तुमको मालूम है फ्रीक्वेंसी, अरे वो वैरी करता है ही नहीं, तो कहाँ से इमेज इंड्यूस करा लोगे, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इमेज इंड्यूस उसके अंदर जीरो होगा, तो ये अपोज नहीं करेगा, यानी सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। डी आई बी डी टी जीरो है हमारे पास। अगर आयरन रॉड को प्लेस कर दिया तो एल क्या होगा, तो इंक्रीज करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर भी इंक्रीज करता है, चूंकि हमारे पास देखोगे हमारे पास म्यू एम बढ़ जाता है, यहाँ पे म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो म्यू एम अगर मीडियम का बढ़ेगा तो एल भी बढ़ जाएगा, बाकी सब चीज़ें उधर कांस्टेंट ही रही। तो अगर बस आयरन रॉड को इंडक्टर के बीच में तुमने प्लेस्ड कर दिया ना तो हमारे पास एल बढ़ जाएगा उसका। कैसे बढ़ेगा तुमको बता भी दिया, म्यू एम मीडियम का ज़्यादा होता है म्यू इससे, और फेरो का जो होगा वो म्यू ज़्यादा होगा देन एयर। आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये सब तुमको चीज़ें बता दी कि हमारे पास पाथ अगर मान लेते हैं इधर करंट इधर जाए तो इसका तो निगेटिव आएगा, तो भी से स्टार्ट करें, भी माइनस आई आर होगा, और प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस 20 होगा। बट यहाँ पे ईएमएफ को कैसे लेते हैं, तो एल डी आई बी डी टी से, और डी आई बी डी टी तुमको अलग से एक दिया ही होगा, और देखना वो प्लस है माइनस में, और अब डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं हमने देख लिया बढ़ रहा है, पॉजिटिव में दिया बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, तो अब निगेटिव तुम लेना अपने हिसाब से ये चीज़ को डिसाइड करके। क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं करेगा, तुम देख सकते हो बढ़ रहा है तो अपोज कराना, घट रहा है तो बढ़ा देना, और बढ़ाना अगर सपोर्ट में करता तो फिर पॉजिटिव लेते। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम अल्टीमेटली निगेटिव पे आ रहे हैं, तो निगेटिव करेंगे ईएमएफ, और ईएमएफ निकालने के लिए एल इंटू डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, 60 इंटू 2/10 कर लेंगे, और आगे हम उनको जीरो कर लेंगे चूंकि लास्टली अर्थिंग किया हुआ था। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, हमारे पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो वैसे क्यू बाई भी, बट पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पास यही ले रहे हैं ना, तो भी हमारे पास दिया हुआ है -20, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारे पास करंट दिया हुआ था 2 इंटू 4
और निगेटिव होगा चूँकि करंट इधर फ्लो करके जा रहा है, यहाँ पे देखो ना दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 × 2 कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास निगेटिव था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव बनाएगा, मतलब इधर इसी डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन बनाएगा, तो L × di/dt कर लेंगे हमारे पास। अब तुमको मालूम है यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट या अपोज कर रहा है उसके हिसाब से लेते हो, ऑब्वियसली बात है। यानी यहाँ पे क्यू जो होता है मैंने तुम बता दिया, क्यू = CB होता है, तो भी निकालना होगा तो क्यू सी हो जाएगा, क्यू दिया हुआ है सी दिया हुआ है, निकाल लोगे आराम से। और +5 चूंकि प्लस बैटरी था = V, और V का पोटेंशियल बोलेगा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कितनी होती है, तो तुमको डायमेंशन निकालने टाइम बता दिया था, ½ Li² होता है, ½ Li² होता है। बट यहाँ पे तुम एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे अगर तुमसे पूछे कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, तो तुमको ये मालूम है ऑलरेडी, B²/2μ0 होती है, B²/2μ0 होती है। और डेंसिटी पॉइंट वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम को उधर भेज दोगे, यानी एल को उधर भेज दोगे, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ही आ जाएगी, सिंपल। तो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होती है ½ Li² या B²/μ0, B²/μ0 × L हो जाएगी। कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इसको कैपेसिटर से रिलेट करके याद कर सकते हो, बट मैं नहीं बोलूँगा, इतना कुछ है। और एनर्जी जो होती है ½ E² होती है, तुमको मालूम ही है, ठीक है ना। और इसमें कोई बाकी कुछ है ही नहीं इधर खास बात। आगे मूव करते हैं। देखो अब सीरीज के अंदर एज रेजिस्टेंसेस को डील कर रहे होते हैं, तो सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देते हैं, L1 L2 दोनों को ऐड कर देते हैं। बट हाँ, अगर ±2m लेते हैं, 2 बार जोड़ा 2m लेते हैं, अगर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहा है कंसिडर करने के लिए, तो वो वाली चीज़ तुमको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, ±2m लेते हैं। और प्लस माइनस कैसे डिवाइड करते हैं, तो सेम ऑर्डर में तो पॉजिटिव होता है, अपोजिट ऑर्डर में तो होता है, अपोजिट ऑर्डर में तो निगेटिव होता है, आता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। आगे मूव करते हैं तो हमारे पास L इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास L1 L2 दोनों को जोड़ देते हैं हमारे पास। और इसके अंदर देखोगे हमारे पास I सेम है, करंट दोनों के अंदर सेम होगा, di/dt जो होगा दोनों के अंदर सेम होगा, ये तो मालूम ही है। और पैरेलल के अंदर वैसे ही रेजिस्टेंस वाला ही चीज़ कर रहे होते हैं, 1/L1 + 1/L2, इसके अंदर भी सेम होता है, ऑब्वियस सी बात है। L तुमको बता दिया मेंटेन करना चाहता है। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग ऑफ इंडक्टर को देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर जो है ना शुरू में कैसा बिहेव करता है, टाइम 0 पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है, चार्ज स्टोर हो रहा है तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। बट ये जो होगा ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डायरेक्टली फ्लक्स बहुत ज़्यादा चेंज करने चाह रहे हो तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। ये टाइम = 0 पे, टाइम इनफिनाइट पे ये ओपन वायर हो जाएगा, पूरा चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो चुका है। और एल पे अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जितना होना था मैक्सिमम हो चुका है, तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने स्विच को क्लोज किया तो क्या होगा वो हमने देख लिया। इसके अंदर ग्रोथ ऑफ करंट धीरे धीरे हो रहा होता है। तो देखोगे पहले पूरा का पूरा ई जो था यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, रेजिस्टेंस पे 0 था, बट धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद देखोगे क्या हो जाएगा कि पूरा ई यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और इस पे अब ई ड्रॉप नहीं होगा। टाइम 0 पे हम देखा यहाँ पे ई ड्रॉप हो रहा है, और ई कैसे निकालोगे, तो L × di/dt, और di/dt तुम मालूम है कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो di/dt जो था सबसे ज़्यादा था शुरू में, फ्लक्स जो था आगे जाके इन्फिनाइट पे हमारे पास क्या बोला हुआ है यहाँ पे, करंट जो है 0 होगा शुरू में, चूँकि हमारे पास फ्लक्स जो होता है वो ट्राई करता है कि फ्लक्स चेंज को अपोज करे टोटली, है ना। तो वहाँ पे हमारे पास वो चाहता है फ्लक्स बिल्कुल भी चेंज ना हो उससे। और आगे तुम देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास आगे फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, di/dt जो होता है हमारे पास अब करंट चेंज नहीं कर रहा है। अब ग्रोथ कैसे होता है दोनों के अंदर एक बार को देख लेते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे, अरे कोई खास बात नहीं यार, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। ग्रोथ ऑफ करंट होता है, मैंने तुमको बताया मैक्सिमम यहाँ पे ये जो होता है फ्लक्स सबसे ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे होती है, मैक्सिमम अपोज करता है। और मैक्सिमम अपोज करता है तो क्या होता है, मैक्सिमम अपोज करता है तो शुरू में करंट जो होता है बिल्कुल 0 होता है, पूरा ड्रॉप ई यहीं पे हो जाता है, लास्टली टाइम इन्फिनिटी में जाके ई यहाँ पे पूरा ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता क्योंकि करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ पे जानना ही नहीं था। अब इसके अंदर देखोगे हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है Q = अब कैपेसिटर के अंदर बोला हुआ, इसके अंदर बोला हुआ तो E0 × 1 माइनस में आता है E × t⁻c। ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे टाइम ही होता है, चाहे डायमेंशन लेस हो जाए पूरा। तो ये C नहीं है, एक्चुअली में LR है। LR जो तुमको बताया था मैंने, LR को नीचे कर लोगे तो भी टाइम का ही डायमेंशन आता है। और यहाँ पे RC जो होता है वो भी टाइम का ही डायमेंशन ला रहा होता है। तो टाइम डायमेंशन लेस हो गया, E डायमेंशन लेस में चाहिए। और इसका ग्राफ अगर बनाओगे ना तो ऐसा ग्राफ आ रहा होता है, ग्रोथ ऑफ करंट ऐसे होता है हमारे पास। और हमारे पास टाइम जो होता है LR जो होता है, LR वहाँ पे 63% होता है, 63% हो जाता है। और अगर डिस्चार्जिंग के टाइम पे देखोगे तो टाइम जो होता है वहाँ पे लार जब होता है तो 37% होता है, ठीक है ना, 37% होता है मैक्सिमम का। यहाँ पे भी 67% होता है I0 का, यानी मैक्सिमम करंट का। तो जब हमारे पास टाइम LR होता है तो 63% होता है हमारे पास I0 का ये वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लार तुमको बता दिया मैंने, टाइम = 0 क्या होता है हमारे पास, एट टाइम = 0 हमारे पास मैक्सिमम ड्रॉप हो जाता है L di/dt जो होगा हमारे पास, जो कि वैल्यू जिसकी वैल्यू E हो जाएगी। और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारे पास इस पर ड्रॉप ज़्यादा होने लगेगा, इस पर ड्रॉप कम होने लगेगा।
रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ड्रॉप होगा, इंडक्टर पे अब ईएमएफ ड्रॉप कम होता जाएगा। स्टडी स्टेट पे एल सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे आई मैक्स जो होगा वो हमारे पास निकाल सकते हैं वीर से, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इसका भी इक्वेशन लिख सकते हो, आई नॉट जो था हमारे पास मालूम है कि वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टी इंटू टाउ था या फिर लार था, तो मालूम है इंटू आर कर देंगे तो वीर होता है। तो हमारे पास यहाँ से जो होता है हमारे पास इसका भी इक्वेशन लिख सकते हैं, वी आर का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब ओनली इंडक्टर एंड बैटरी अगर प्रेजेंट है तो ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, ये एक आइडियल केस है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अंदर बोल रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और बैटरी कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर इसका भी रेजिस्टेंस जीरो है, जो कि आइडियल केस है, ऑफकोर्स इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। अगर ऐसा हुआ तो करंट बढ़ता चल जाएगा एंड बैटरी इनफाइनाइट करंट देता है। और उसको करंट निकालने का तरीका तुम आराम से देख सकते हो डायमेंशनली कि E इज इक्वल टू एल डी आई बी डी टी होता है। और करंट निकालना चाहते हैं तो उधर भेज दो, तो E इंटू टाइम हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे टाइम के साथ बैटरी से करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आई करंट के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो टाइम के साथ करंट बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसा होता है। स्लोप तुम ये देख सकते हो, ये स्लोप है। डिस्चार्जिंग जो होता है हमारे पास वो कैसे होता है, देखो हमने क्या किया, पहले बैटरी से इंडक्टर को चार्ज कर लिया, अब हमने इसको छोड़ा के इसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे पूरे चार्ज जो हुआ है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं हम रजिस्टर पे, तो एट स्टडी स्टेट इंडक्टर फुली चार्ज हो गया था। आई जो था हमारे पास इन ई बाई R1 था, यहाँ पे ये ऊपर वाला R1 है, नीचे वाला R2 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है कि करंट जो होगा VR होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आई इंड्यूस जो गया होगा या फिर आई जो गया इसके अंदर वो ये था। एनर्जी कितना स्टोर किया, तो हाफ LI स्क्वायर हो जाएगा, और हमने आई देख ही लिया था कितना होगा, यहाँ से देख सकते हो। अब की से हमने 1 से अब 2 पे हमने जब की को किया ना, तो इंडक्टर अब डिस्चार्ज होगा थ्रू R2, यही चीज़ मैंने तुमको बोली। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बस यही मतलब VL जो होगा इज इक्वल टू VR2, मतलब इसका जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है ना, इस पर अब पूरा दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे मतलब पूरा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। माइनस एल डी आई बाई डी टी जो हो गया, मतलब इसका ये वाला, और VR को बोल सकते हैं IR2, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो, एक चीज़ लगा के ऐसे हो गया ये, तो इसका जो मतलब है इस पर ड्रॉप हो रहा है, और इसको ही सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आया था वही आई मैक्स वाला फॉर्मूला, बट यहाँ पे 1 माइनस में नहीं होता, ई की पावर वही होता है हमारे पास, टाइम इंटू लार होता है। R2 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, R2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि R2 के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, R1 के थ्रू चार्ज हुआ था आई मैक्स में, R2 के थ्रू डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे टाउ R2 होगा चूँकि डिस्चार्जिंग अक्रॉस R2 हो रहा है, वही चीज़ बोला मैंने। और टाइम जो होता है टाउ L बाई R2 जो होता है 37% मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो टाइम टाउ जहाँ पे L इज इक्वल टू R2 होता है, L बाई R2 होता है, वहाँ पे 37% मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर हमारे पास मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बोल रहा है हमारे पास स्क्वायर में, अगर हमारे पास बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्क्वायर के सेंटर पे, तो बहुत सिंपल सी बात है, आराम से निकाल सकते हो, तुम देख सकते हो एक फाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए इंटू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2, और यहाँ पे तुम मालूम साइन थीटा दोनों के अंदर 45 डिग्री होता है, तो ऐसे करके वो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, यहाँ से ये वाली चीज़ देख सकते हो, ये होता है 2√2 म्यू नॉट बाई पाई आई बाई एल, और एल इसका लेंथ था। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, तो इसको आराम से निकाल सकते हो, और ये निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मान लेते हैं एक कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो रहा है, तो इसके थ्रू हम देखना चाहते हैं यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा। सबसे पहले हमारे पास पी पे कितना ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो एक कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तुम मालूम है, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर जो होता है, आर स्क्वायर जो R1 स्क्वायर होगा यहाँ पे इसका, चूँकि सबका देखो नंबर ऑफ टर्न दे दिया, इसका रेडियस दे दिया, करंट दे दिया है, इसका नंबर ऑफ टर्न, इसका रेडियस, इसका मतलब दे दिया, करंट वगैरह सब दे दिया है, तो म्यू नॉट बाई 2 I1 देख रहे हो, सिंपल सी बात है, I1 R1 स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर की पावर 3/2, चूँकि यही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आर का स्क्वायर की पावर 3/2। बट यहाँ पे देखोगे एक्स जो लेते हैं अपन बहुत ज़्यादा लेते हैं इन दोनों के रेडियस से, तो हमारे यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं, किसको, R1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे फ्लक्स जो होगा दूसरे पे पहले के वजह से कितना बन रहा है, दूसरे पे पहले की वजह से कितना बन रहा है, तो उसके वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इंटू इसका एरिया, ऑब्वियस सी बात है, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इनका नंबर ऑफ टर्न भी ऑफकोर्स लेंगे, आर फ्लक्स उसका ऊपर ले रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ टर्न लेंगे, तो म्यू नॉट बाई 2 यही वाली चीज़ लिखी हुई है I1 R1 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास इसका रेडियस ले लेंगे हमारे पास पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास N1 इंटू N2 ले लिया, क्यों N1 इंटू N2 लिया, देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो इसके अंदर N1 भी टर्म आ रहा होगा,
N1 में टर्म आ रहा होगा तुमको, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भाई N1 टर्न है तो N1 टर्न आएगा और N2 इसका आ गया और नीचे x क्यूब बच जाएगा, चूँकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का जगह x क्यूब बच जाएगा, तो ये आ जाता है। तो अगर देखेंगे हम फ्लक्स जो आ रहा है ना, उसको अगर लिखना चाहोगे तो म्यू नॉट N1 N2 कर लोगे, वो वही चीज़ हो गई कि म्यू नॉट N स्क्वायर था तो N1 इंटू N2 इंटू पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आई आ जाता है की पावर भाई 2 की पावर 2x क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर आ जाता है, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आ जाता है। डायमेंशन देखोगे तो एक हद तक सही भी है कि हमारे पास म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया हो गया पाई R स्क्वायर, बट यहाँ पे एक लेंथ था, यहाँ पे एक है, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। और नहीं सही तो है यार, अगर देखोगे यहाँ तो हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है नीचे और ऊपर स्क्वायर है, तो इसको अगर काटेंगे तो नीचे एक लेंथ का डायमेंशन बच जाएगा, इसको कायदे से ऊपर होना चाहिए था। नहीं ठीक तो है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ले लेंगे, नहीं मतलब एल स्क्वायर, हाँ नहीं डायमेंशनली बिल्कुल सही है यार, कैसे बात कर रहे हो। एन जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल एन इंटू एल होगा, एल इंटू एल होगा, तो 2 एल यहाँ पे भी आ गया और 2 एल यहाँ पे आ गया, तो एन स्क्वायर का एन स्क्वायर आ गया, एन एन एल स्क्वायर, और नीचे एक एल बचा था तो एक एल कट के एल आएगा, तो ये डायमेंशनली बिल्कुल सही है। और आगे हम देखा कि फ्लक्स इन कॉइल हमारे पास फ्लक्स इन कॉइल टू ड्यू टू 1 जो होगा उसमें करंट को लीव कर दो, बाकी का सारा, तो ये पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया फ्लक्स दूसरे में पहले को ऐसे, तो दूसरे में फ्लक्स पहले को ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, पहले करंट को ऐसे, तो यहाँ पे ये लेंगे। और इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो 2 रिंग हो, 2 सर्कुलर वायर हो, 2 ट्रेंगुलर वायर हो, कैसा भी हो, ये चीज़ ऑलवेज वैलिड होती है कि पहले में मतलब पहले का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहला 1-2 इज इक्वल टू 2-1 होता है, ठीक है। और यहाँ फ्लक्स जो होता है 2-1 इज इक्वल टू, अब फ्लक्स दूसरे में कितना हो रहा है पहले को ऐसे, तो पहले के करंट लेंगे, ऑब्वियसली बात है, पहले के करंट को ऐसे तो दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होगा, पहले में अगर फ्लक्स पूछ रहे हो तो दूसरे करंट को ऐसे हो रहा होगा, 1-2 लो यहाँ पे 2-1 लो, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ईएमएफ अगर पूछे तो वही एल डी आई बाई डी टी था, यहाँ पे एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा। और पहले में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो दूसरे करंट को ऐसे हो रहा होगा, दूसरे में इंड्यूस हो रहा है तो पहले करंट को ऐसे हो रहा होगा। अब देखो एम ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर ऐसे है दोनों के दोनों तो मैक्सिमम होगा, और मान लेते हैं ऐसे है तो 1-2 जो होगा वो नॉट 0 है, बट ऐसे है तो फ्लक्स लिंकिंग हो ही नहीं रही है, ये फ्लक्स जो है अपना ऐसे निकाल रहा है और ये जो है उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स पास किया ही नहीं, इसमें कुछ पास किया, पूरा लिंक नहीं हुआ, इसमें अच्छे से लिंक हुआ, तो इसका लिंकिंग कुछ आता है और उसको लिंकिंग निकालेंगे। यहाँ पे आता है हमारे पास कॉपलिंग फैक्टर के, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है हमारे पास के इंटू रूट अंडर L1 इंटू L2, ये होता है हमारे पास के इंटू L1 इंटू L2, इसको अपन कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, अगर मैक्सिमम होगा हमारे पास, तो अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये 1 हो सकता है मैक्सिमम, 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, बिल्कुल लिंकिंग नहीं हुई, आप पूरी लिंकिंग हो गई। L1 L2 जो होते हैं, और मान लेते हैं दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो एल की वैल्यू 1 हो जाती है, परफेक्ट लिंकिंग हो गई है, और के इज इक्वल टू 0 है तो कोई भी लिंकिंग नहीं हो रही है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ये सब तुमको चाहिए बता दें, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एज्यूमिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो, अगर बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर अगर बोल रहा है, ऑप्शन को देख के पहचान सकते हो। नॉर्मली तो ये होता है विदाउट कंसिडरिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 प्लस L2 सीरीज के अंदर जोड़ दोगे, इसका पैरेलल में पूछेगा ही नहीं। बट अगर मान लेते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को तुम कंसीडर करके बताओ, तो हमारे प्लस माइनस 2m होता है, और m को k इंटू L1 इंटू L2 बोल सकते हो, और ये चीज़ें तुमको बता दी ऑलरेडी, अपोजिट होता है तो निगेटिव लेते हैं, सेम ऑर्डर में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। ये वाली चीज़ जो हमने छोड़ा था तभी, अभी देख लो, अब तुमको समझ में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है सोलेनॉइड का कैसे निकालोगे, तो इसको भी डायमेंशन देखोगे तो वही चीज़ आएगी। पहले तो फ्लक्स लिख लो, फ्लक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो फ्लक्स 2-1 जो होगा हमारे पास, अंदर एक और कॉइल रखी हुई है, तो 2 कॉइल रखी हुई है, तो हमारे पास दूसरे में कितना आएगा, पहले को ऐसे तो फ्लक्स तो हमारे पहले, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, एरिया दूसरे का लेंगे ऑफकोर्स क्योंकि उसके अंदर पूछ रहा है, और नंबर ऑफ टर्न दूसरे का ही लेंगे, बिल्कुल सही बात है। बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये कितना बना रहा है पहला, बाकी तो फ्लक्स अगर इसके थ्रू ले रहे हो तो इसका ये रियल होगा, इसका ही नंबर ऑफ टर्न लोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। म्यू नॉट N1 I1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू N2, ठीक है। और फ्लक्स 2-1 जो होगा हमारे पास लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 इंटू N2, और हमारे पास पाई R2 स्क्वायर I1 हो गया हमारे पास। और अगर देखोगे हमारे पास इसको लिखना चाहें तो N1 L1 बोल सकते हैं क्या, N1 आई एम वेरी सॉरी, N1 तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, इसको बोला है बेसिकली, तो N2 का हम बोल सकते हैं, हाँ ये कैपिटल N2 को बोल सकते हैं N2 L2, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, सही बात है। तो म्यू नॉट N स्क्वायर, और इसके अंदर भी देखोगे तो वही डायमेंशन सही है, जो होता है हमारे म्यू नॉट N स्क्वायर होता है, तो N स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ,
तो ये भी बिल्कुल सिंपल और सही आ गया। तो ऐसे करके इस चीज़ को देख सकते हो, निकाल ही लेना, इसमें कोई भी टर्म कन्फ्यूजिंग क्यों छोड़ना। ये वाला चीज़ का तुम पर्टिकुलर देख सकते हो, EMW का वीडियो तुमको मिल जाएगा, वहाँ से देख लें, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ अगर मैं बताना चाहूँगा तो बस ये तुमको चीज़ बताऊँगा मैं यहाँ पे कि हमारे पास जो होता है बैंडविड्थ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा होता है। और डेल्टा ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा ओमेगा ऊपर देख सकते हो क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ओमेगा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा होता है एक्चुअली में बैंडविड्थ बोलते हैं, जो बैंडविड्थ आता है। और इसको डायमेंशनली देखोगे तो ये सही भी है, डायमेंशनली देखोगे तो सही भी है भाई। बैंडविड्थ जो होता है नीचे टाइम का डायमेंशन आएगा तो लार होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे IMAX का रूट 2 होता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है टेस्ट के अंदर। और यहाँ पे देखोगे अगर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, मतलब जितना बैंडविड्थ कम होता है उतना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, नहीं इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये बाकी तुम वाला वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे का मैक्सिमम एक साथ आ रहा है, तो साफ आवाज़ नहीं सुनाई देगा, इसमें एकदम क्लियर सुनाई देगा। तो अगर बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है। और इसका हम देखोगे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आने पर हमारे पास आ जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पे IMAX मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लाइन में मार्क किया हूँ कि वो टाइम जहाँ पे हमारे पास मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो करंट एंड वोल्टेज जो होते हैं वो सेम फेज के अंदर आते हैं, जहाँ पे cos phi 1 हो जाता है। और पावर लॉस वहाँ पे मैक्सिमम होता है, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस मैक्सिमम होता है, तुमको मालूम भी होना चाहिए। क्योंकि ये पावर लॉस नहीं करते हैं ना, ये जो होते हैं मतलब ये खुद के ऊपर पावर लॉस नहीं करते हैं ना। अगर मान लेते हैं लॉन होता है पावर लॉस नहीं करता है, ये होता है पावर लॉस नहीं करता है, ये जो होता है वो मेन पावर लॉस। तो पावर लॉस मैक्सिमम करेगा, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा, और इंपीडेंस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि मिनिमम जो हो जाएगा, दो वेक्टर लेंथ अगर परपेंडिकुलर भी जोड़ रहे हो तो इंडिविजुअल तो ज़्यादा ही आता है ना, तो केवल R बचा है तो Z मिनिमम हो जाएगा। बाकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुमको मालूम ही, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लिखेंगे तो 2f को नीचे भेज देंगे, 2π को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, और हम इसको लिखना चाहें तो टाइम ऊपर चल जाएगा और लार तब लिख दोगे, टाइम ऊपर चल जाएगा तो लार लिख दोगे। और ओमेगा एल जो होता है, जीटा एल होता है, उसको जीटा सी बाई आर भी बोल सकते हैं, आर का आर रहेगा तो जीटा एल बाई आर या जीटा सी बाई आर। और इसको अपन बोलना चाहें तो भी के टर्म में बोल सकते हैं, VL बाई VR या BC बाई VR, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसी को क्यू को एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला तो ये होता है 1/r इंटू रूट अंडर L/C। इसको याद करने का तरीका भी तुम मालूम है कि कैसे याद करते हैं अपन। इसको याद करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास तुमको मालूम है Q जो होता है वो डायरेक्टली तुम लिख दोगे 1/r इंटू रूट अंडर L ऊपर C नीचे, L ऊपर एंड C नीचे, तुमको मालूम है रूट के अंदर ले लेते हैं। और बाकी ट्रांसफार्मर ये सारी चीज़ें तुमको मालूम है। आगे मूव करते हैं, देखो AC करंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। AC करंट जो होता है, AC करंट वाला पेज जो है, सबसे पहले तो ये देखो, ये थोड़ा छूट रहा था कि हमारे पास मैग्नेटिक मैटर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट अपन इसको बोलते हैं। तो ये वैसे ही होता है हमारे पास, जैसे होता है ना एक चार्ज इंटू उसका लेंथ, एक चार्ज लेंथ, वैसे ही इसका यहाँ पे क्या होता है हमारे पास m होता है और इसका लेंथ ले लेंगे। इसको m को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ m होता है। और इसका यूनिट देखोगे तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एक्चुअली में एम्पियर मीटर होता है। तो इसका यूनिट देखोगे तो एम्पियर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर 1 मीटर था, 1 मीटर और आ गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन एक वेक्टर होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, -2 से +q होता है हमारे पास, उस वेक्टर का डायरेक्शन वैसे यहाँ पे होता है। और इसके अंदर मैग्नेटिक लेंथ जो होता है 0.84 अब ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। मैग्नेटिक लेंथ कहाँ से लेते हैं, एक पोल स्ट्रेंथ से दूसरे पोल स्ट्रेंथ के बीच में। और नॉर्थ को अपन पॉजिटिव मानते हैं, इस पर निगेटिव मानते हैं। तुमको ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने। और बाकी सारी तुमको बेसिक चीज़ें मालूम है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, अंदर बाहर ऐसे आता है। और फ्री नॉर्थ पोल अगर वैसे मूव करेगा इसके ऊपर और हमारे पास कहीं भी टेंजेंट उसका डायरेक्शन दे देगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, टेंजेंट वाला चीज़ बता दिया। और ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते, नहीं तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा। अब बाकी सारी इन लॉग सेम लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है हमारे पास 2 kp/r3। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुमको ये चीज़ मालूम है। और वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो होगा हमारे पास मालूम है कि μ0/4π होता है, उसको ही हमने C बोल दिया। तो C और डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भाई r3 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक r ज़्यादा होता है, तुमको मालूम है। और वही अगर हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि मालूम 1/4π आप एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव आता है, तुम मालूम -kp/r3, वैसे इस -cm/r3। और तुम देखोगे यहाँ इसके अंदर भी वैसे आ जाएगा इधर। और टॉर्क निकालेंगे तो वैसे ही आ जाता है हमारे पास P×E, वैसे ही M×B, PE sin थीटा। और इसके अंदर माइनस आ जाता है P cos थीटा, वैसे ही -MB cos थीटा। वही है बिल्कुल सेम कि
यहाँ 90 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, 270 पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और 0 एंड 180 पे निगेटिव मतलब सबसे मिनिमम टॉर्क लगेगा। ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे कम स्टोर होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टोर होगा और बाकी बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो एंगल के हिसाब से। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैंने तुमको बता दिया 2 पाई रूट अंडर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू पी, इसके अंदर एम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यही जो पी एम वाला टर्म चल रहा था यहाँ पे सिर्फ डाइपोल मूवमेंट नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला टर्म है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया √2 पाई रूट अंडर एम आई बाई एम बी होता है यहाँ पे। और तुमको बता दिया मैंने गॉस लॉ जो होता है उसके अंदर अगर देखोगे फ्लक्स जो होगा हमारे पास तुमको मालूम है ये वाली चीज़ कि आई इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और साइन इसको लेते हैं, बट यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डाइपोल साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर थ्रू फ्लक्स जो होगा हमेशा जीरो होगा क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ई डॉट डी ए जो होगा यहाँ पे वही फ्लक्स को ऐसे टर्म मतलब तोड़ के बोल लो, यहाँ पे बी डॉट डी ए बोल दो फ्लक्स को, तो यही चीज़ बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जीरो आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। एक डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो कि अगर बीच में से बोल रहे हैं तोड़ दिया हमने दो को, तो मैं चाहे कैसे भी काटे तोड़े, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का आधा किया तो मैग्नेटिक डाइपोल अगर दो पार्ट में तोड़ा है आधा आधा में तो m/2 हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और आर्क पे अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, आर्क पे मोड़ा तो m sin θ/2 हो जाता है। रेडियन के अंदर नीचे वाले लेते हैं, तुमको मालूम है ऑलरेडी चीज़। अब देखो अल्टरनेट करंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो अल्टरनेट करंट के अंदर तुमको एक चीज़ पहली मालूम होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी साइन थीटा का फुल साइकिल के अंदर जरूर साइन थीटा या कॉस थीटा हो फुल साइकिल के अंदर वैल्यू पूछे तो जीरो होता है, बट हाफ साइकिल के अंदर क्या हो सकता है 2/π भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और साइन स्क्वायर थीटा का अगर पूछे हमारे पास हाफ साइकिल हो फुल साइकिल हो हमेशा हाफ ही आता है उसका वैल्यू। तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि हमारे पास एवरेज वैल्यू अगर पूछेगा साइन थीटा का फुल साइकिल के अंदर जीरो, कॉस का भी फुल साइकिल के अंदर जीरो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ऐसे करते हैं तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होगा, कॉस थीटा के अंदर वैसे ही जितना पॉजिटिव होता तो फुल साइकिल के अंदर ही होगा। बट अगर हाफ साइकिल के अंदर पूछे तो यहाँ पे इतना केवल लोगे तो 2/π हो जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ तक ले हाफ साइकिल का तो जीरो होगा, तो 2/π भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है हाफ साइकिल के अंदर। ये चीज़ तुमको मालूम होनी चाहिए। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमेशा हाफ होता है, ये चीज़ तो तुमको मालूम ही है। ठीक है, IRMS कैसे निकालते हैं तुमको बता दिया था कि स्क्वायर ले लेना, फिर मीन ले लेना, मीन ले लेना, फिर रूट लगा देना, और कोई खास बात नहीं है। आगे मूव करते हैं, हमारे पास तो हमारे पास आता है क्या आता है RMS करंट। अगर ये सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है, अगर 100 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है तो RMS करंट, बट अगर इक्वेशन ले दिया तो पीक है और बाकी आगे ये सब चीज़ें तुमको आगे समझ में आने लगेंगी। देखोगे तो एवरेज जो होता है हमारे पास फुल साइकिल के अंदर जीरो होता है, हाफ साइकिल के अंदर 2π V0 होगा, यहाँ पे वही I0, अरे हाफ साइकिल के अंदर वही तुम मालूम है जीरो या ये हो सकता है। और अगर VRMS पूछता है तो पीक √2 होता है, ये ऑलवेज याद रखोगे, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, हमेशा मतलब V0/√2 होता है। और ये क्यों होता है आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे तुमको रीजन भी मिल जाएगा कि अगर मान लेते हैं I sin थीटा था हमारे पास, I sin थीटा, I sin ओमेगा टी, थीटा ओमेगा टी होता है, I sin ओमेगा टी था हमारे पास। फुल साइकिल के अंदर इसका एवरेज निकालेंगे तो साइन थीटा का वो जीरो होता है, तो फुल साइकिल के अंदर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। हाफ साइकिल के अंदर निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा I0 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और इसका एवरेज अगर निकालेंगे हमारे पास तो एवरेज वैल्यू जो होगी हाफ साइकिल के अंदर, ये मीन है, एवरेज को दिखाता है। ऊपर लाइन खींच दो, ऐसे मीन कर दो या एवरेज लिख दो, मीन को ही बता रहा होता है। तो I0 हो गया पीक, और इसका निकालेंगे तो एवरेज, तो इसका तुम बताया कि 2/π होता है या जीरो होता है, तो 2/π I0 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। IRMS निकालेंगे इसका तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर मीन ले लिखे रूट किया, तो हमारे पास I स्क्वायर जो होगा मीन से बाहर आएगा, रूट से ही बाहर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसका मतलब मीन वैल्यू निकालोगे तो हाफ होता है और रूट का रह जाएगा तो I0/√2 हो जाएगा। यानी सिंपल डायरेक्टली देख भी लिया कैसे आता है, बट डायरेक्टली सिंपल इसको ऐसे ही याद करके रख लो कि हमारे पास जब भी हमारे पास किसी भी चीज़ का RMS पूछे, अगर VRMS पूछ रहा है तो तुमको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो होता है हमारे पास पीक/√2 होता है। कहीं पे भी निकालना हो तुम ये वाली चीज़ लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ रहा होता है। इनफैक्ट इसके अच्छे अच्छे केसेस भी होते हैं, जैसे अच्छे केस में ये चीज़ पूछ लेता है आपसे कि हमारे पास मान लेते हैं एक इक्वेशन ये दिया हुआ है कि I, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमारे पास I1 + I2 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, तो इसका RMS वैल्यू बताओ। तो I स्क्वायर अगर इसके अंदर साइन के टर्म में नहीं तो केवल I स्क्वायर, और इसके अंदर I2 के अंदर हमारे पास साइन का टर्म है तो हमारे पास और भाई 2 भी नीचे लेते हैं, और ये रूट के अंदर ही है तो √2 ही हो जाएगा, वो भी सी बात है। तो I2 का स्क्वायर √2, और चूंकि आगे बाहर निकलेगा तो I हो जाएगा, तो ऐसे करके याद भी रख सकते हो। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये दिया हुआ है और इसका पिक पूछ रहा है, तो अब दोनों के अंदर साइन है तो I0 दोनों के अंदर 2 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली, और दोनों में के अंदर 2 अगर आएगा बाई में, तो दोनों को कॉमन निकालेंगे तो नीचे कॉमन 2 भी बोल सकते हैं। अब रूट टोटल में लगा दो तो I1 स्क्वायर + I2 स्क्वायर 2, वही चीज़ मैंने जो बोली यहाँ पे दिया हुआ है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ बोला हुआ है कि अगर ये चीज़ भी देख ही लो कि हमारे पास AC अगर DC बैटरी को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। AC बैटरी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हमारे पास इसका मतलब भी दे दिया हो, फ्रीक्वेंसी दे दिया हो, और केवल 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो ये RMS दिया हुआ है, या तो इक्वेशन लिख दो तो ये पीक वैल्यू है, और हमारे पास
बाकी RMS अगर निकालना चाहते हो तो V0/√2 ही करोगे तो ही आएगा, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। और बाकी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो था ना, अगर I1 + I2 ये यहाँ से देखो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हमारे पास देखो AC जो होता है वो बाई डायरेक्शनल करंट होता है और DC जो होता है यूनि डायरेक्शनल होता है। इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है, इसको तो वेरी करता ही है, बट ये बाई डायरेक्शन, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट आप भी डायरेक्ट नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन चेंज करना ही AC का पहचान है। और DC का पहचान है कि यूनि डायरेक्शनल रहना, आप कांस्टेंट हो, वेरिएबल मैग्नीट्यूड ऊपर हो सकता है, ग्राफ के ऊपर ही रह के साइन थीटा कॉस थीटा बनाए, तो ये चेंज करता है, इसका डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन नहीं करता है, ये एक्चुअली पहचान है। मान लेते हैं अगर तुमको ये कुछ ये अगर दिया हुआ है ऐसे करके कि हमारे पास ये दिया हुआ है ऐसे कि ये देखो निगेटिव में कभी जा ही नहीं रहा है, अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अगर मान लेते हैं इसमें +10 हमने कर दिया, तो अगर +10 ऊपर हो गया, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये मतलब मीन पोजीशन पे जो आएगा तो 0 है इसका, और इसमें हम एम्पलीट्यूड 5 गेन करेगा 5 लॉस करेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव में ही रह रहा है। तो ये DC करंट ही अल्टीमेटली, उसको ऐसे DC मिक्सचर बोल सकते हैं, बट इफेक्टिवली ये DC ही है, तुमको ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे वही इसीलिए बोला हुआ था, ये कुछ ऐड किया हुआ है तो ये AC DC मिक्सचर है, ठीक है। आगे तुमको AC जनरेटर बता दिया था, नवाब से याद रखते हो, और कोई खास बात नहीं है। एक साइकिल या एक रिवोल्यूशन के अंदर करंट जो होता है अपना डायरेक्शन 2 टाइम चेंज करता है, तुमको ये चीज़ मालूम है। ऑब्वियस सी बात है यार, एक साइकिल एक रिवोल्यूशन में करंट अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज करता हो, तो तुमको उधर बता भी दिया था, दिखाई दिया था। अगर मान लेते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी 50 है, यानी 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, अगर तुमको RPM दिया हो, ये चीज़ मैंने तुमको पहले ही बता दी थी, ठीक है ना। 60 RPM दिया हुआ है, तो पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक RPS आ गया, रोटेशन पर सेकंड, और इसी को अपन हर्ट्ज बोल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है पर सेकंड में निकालते हैं, रोटेशन पर सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको क्लिक की क्या, और यहाँ पे तुमको बताया मैंने रिवोल्यूशन पर सेकंड हर्ट्ज दिया हुआ है, या वेव पर सेकंड इतने बन रहे हैं, तो यहाँ पे करंट जो है 100 टाइम डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो एक बार में 2 बार डायरेक्शन, एक साइकिल में ये क्या दिया हुआ 50 साइकिल हो रहे हैं ना, 50 वेव बन रहे हैं, 50 साइकिल हो रहे हैं, तो उसमें 2 टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो 100 टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कोई खास बात नहीं है। एवरेज करंट जो होता है उसको मैंने तुमको बता दिया, एवरेज लिख दो, ऊपर एक मीन वाला लगा दो साइन, या फिर ऐसे कर दो, ये मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर बताया नहीं है तो एक, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर बताया नहीं है तो एवरेज एक टाइम पीरियड का निकालते हैं अपन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर RMS इसका निकालो तो यहाँ तक पूरा नहीं लोगे, जैसे सिर्फ और सिर्फ इतना का ही लोगे, एक टाइम पीरियड का लोगे, तो 2² - 2² 2। पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, मीन किया, सॉरी पहले हमने क्या किया, हाँ सही बात है, स्क्वायर किया दोनों को, फिर उसका मीन निकाला और रूट लगा दिया, तो स्क्वायर मीन और रूट निकाल दिया, और आराम से इनसे निकाल सकते हो। बाकी अगर डिस्क्रीट दिया हुआ है उसका एवरेज ऐसे निकालते हैं, और अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसे निकालते हैं। डिस्क्रीट यानी एक अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तो सबका एवरेज जितने टर्म है यहाँ पे, जितने करंट की वैल्यू दी हुई है, वही से डिवाइड कर दो। और वही अगर कंटिन्यूअस है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो I/dt/dt होता है, और इसका एरिया, इसको एरिया अंडर ID बोल सकते हैं, कोई खास नहीं, तो बहुत यार बेसिक सी बात है। और देखो अब सिग्निफिकेंस ऑफ RMS करंट क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ RMS करंट ये होता है, RMS को अपन इफेक्टिव करंट बोलते हैं, वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। अगर तुमको इक्वेशन मतलब केवल कहीं पे करंट दिया है या कुछ नहीं दिया, बस करंट वैल्यू लिखा है, तो RMS उसको मानोगे। DC का इक्विवेलेंट AC के अंदर RMS को मानते हैं। अगर तुमको I² RT फार्मूला लगाना है तो करंट जो यहाँ पे लोगे RMS करंट ही लेते हैं। अगर तुमको एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तुम बताया, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है, ये पीक करंट होता है, और इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर है, और RMS निकालना चाहते हो तो पीक का √2 कर लोगे, ठीक है। और तुमको AC करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है, यानी RMS ही दिया हुआ है, तुम बता दिया मैंने। और यहाँ पे IRMS का स्क्वायर RT होता है, इफेक्टिव करंट ये होता है, ठीक है ना। या रीडिंग ऑफ एमीटर जो आता है वो RMS ही आ रहा होता है, ठीक है। सारी चीज़ तुम मालूम है। फेजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, ठीक है सर। एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर होते हैं। इसका एरो लेंथ जो होता है पीक वैल्यू बताता है, ये पीक वैल्यू बताता है, और इसका प्रोजेक्शन और X और Y से रिप्रेजेंट करता है इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। इसे बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो कहीं तो मैंने लिखा था बहुत अच्छे तरीके से, तुमको कहाँ मिलेगा, तुमको इधर ही मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे दिखता है तो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। चलो करते हैं, आगे मिलेगा तो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। बेसिकली मैं तुमको ये बोल रहा था ना कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे sin ω t दिया हुआ है, ये शायद तुमको मैंने प्रैक्टिस करा ही दिया है। ω t दिया हुआ है, ω t + φt भी हो सकता है, ω t + kx + ω t भी हो सकता है। तो अगर इस पे ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होता है। अगर इसी इक्वेशन में हमारे पास फेज में ही +30 दिया हुआ है, डिग्री 30 डिग्री, तो ऊपर ले लेंगे, और मान लेते हैं -60 डिग्री दिया हुआ है तो ये ले लेंगे। ये तो चीज़ें तुमको बता ही दिए, तो वही चीज़ मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, बस बाकी चीज़ें तुमको मालूम है। आगे मूव करते हैं हमारे पास, तो cos थीटा है तो इसको cos थीटा बोल देते हैं, और ये sin थीटा वाला होता है, 90 डिग्री cos थीटा आगे होता है sin थीटा से।
अब प्योर रजिस्टिव सर्किट है सिर्फ और सिर्फ, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत मजेदार है। कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है रेजिस्टेंस एंड हमारे पास वोल्टेज के बीच में, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच में, बट करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आने लगता है जब कैपेसिटेंस हो या हमारे पास इंडक्टर हो। इसको याद कैसे रखते हो, तो इसको याद रखो हमारे पास भी ऊपर सॉरी एल ऊपर होता है और सी नीचे होता है, ये तुमको याद है। इधर रेजिस्टेंस हो जाएगा, इधर करंट होगा। अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट है तो नेट इसका इधर आएगा। अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट है तो इसका नेट इधर आएगा। और ये दोनों प्रेजेंट है तो इसमें से इसको घटा दो, यानी वी एल माइनस वी सी कर लो या जीटा एल माइनस जीटा सी कर दो। अगर सिर्फ एल दिया हुआ तो उसको नहीं देखेंगे, जीटा एल निकालो। और जीटा एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओमेगा एल होता है। जीटा से निकालने का 1/ओमेगा सी होता है। तो इसको निकाल के करोगे और ये ऊपर तुमको नेट मालूम चल गया। यानी अगर तुमको मालूम चला कि इसको अगर नेट ये ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट है, और इसके अंदर तुम जीटा एल माइनस जीटा सी कर लोगे, आर कर लोगे, और जेड इसका नेट इंपीडेंस जो निकालोगे, सबका जो होता है इसमें जीटा एल हो जीटा सी हो आर हो, ओम ही डायमेंशन, ओम ही उसका यूनिट होता है, इसका भी ओम ही यूनिट होता है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, अब दो वेक्टर का बेसिकली निकालना चाहते हो तो आर स्क्वायर प्लस जीटा एल माइनस जीटा सी का होल स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर नेट इंपीडेंस मिल जाएगा, जो फाई आता है ना, फाई जो आता है ना, इसी को अपन कॉस फाई बोल के, कॉस फाई अगर इसका निकाल लेंगे हम तो आर बाई जेड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ से ही निकाल सकते हैं, टेन थीटा से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। थीटा यानी कितना नेट आगे चल रहा है वोल्टेज निकालना चाहते हो तो 10 थीटा से अगर निकालोगे तो भी तुम यू विल गेट दैट वैल्यू। एंड व्हाट द वैल्यू, मतलब 10 थीटा के अंदर परपेंडिकुलर लोगे तो परपेंडिकुलर यानी जीटा एल माइनस जीटा सी बाई आर कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, कॉस फाई को अपन क्या बोलते हैं, कॉस फाई को अपन कहाँ गया पेज, कॉस फाई को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमको डायरेक्टली कहीं पावर फैक्टर पूछ रहा है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, लिखा भी हुआ है कि कॉस फाई को अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर तुमको डायरेक्टली कहीं पावर फैक्टर पूछ रहा है तो ऐसे निकाल सकते हो। बाकी तुमको ये चीज़ बता दी मैंने तुमको। अब देखो क्या क्या सर्किट होगा, तो ये मतलब आर सर्किट मतलब केवल रजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट केवल हो सकता है, केवल कैपेसिटिव हो सकता है। सिर्फ अगर इंडक्टिव है, सिर्फ अगर कैपेसिटिव है तो कोई पावर लॉस नहीं होता है। और अगर तुमको ये मैंने बोला कि हमारे पास एल आर सर्किट है तो ये दोनों प्रेजेंट है तो इधर आएगा, एल सी सर्किट है तो ये होगा, और हमारे पास LCR सर्किट हो गया, हमारे पास एल भी हो गया, LC भी हो गया, आर भी हो गया। अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट कैसे डील करते हो तुम बता दिया। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास LC सर्किट दिया हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ एल ऊपर सी नीचे दिया हुआ है, तो तुम इसमें देखोगे तो हमारे पास इसके अंदर ऑसिलेशन जो होगा, मतलब इसके अंदर पावर लॉस नहीं भी होगा कभी भी। और इसके अंदर मतलब नेट देखोगे तो ऑलवेज कुछ ना कुछ, या तो ऊपर कुछ बचेगा नीचे कुछ बताया नहीं, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस होते हैं। और एक और चीज़ मैं तुमको बता दूं कि हमारे पास जो होता है कैपेसिटिव सर्किट को अपन डीसी फिल्टर भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें तुम देखोगे, आ जाओ आराम से देखते हैं अपन, अभी स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहले हमारे पास इधर देखो कि हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या, प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, एक एक करके देखते जाओ। तुमको मैंने जितनी चीज़ें बता दी वही होता है। और पावर निकालने का फॉर्मूला होता है कि VRMS IRMS कॉस फाई होता है, कॉस फाई होता है। और अगर तुमको मैं पूछूं, कॉस फाई होता है, अगर मैं तुमको पूछूं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम, अच्छा वाटलेस करंट क्या होता है, वाटलेस करंट होता है जो साइन थीटा के टर्म यानी इधर आता है, इसके वजह से जो मतलब इधर जो करंट आएगा ना, इस वजह से पावर लॉस नहीं होता, इधर वाले ऐसे प्रोसेस लेते हैं, यानी इधर जो भी होगा VRMS, इधर RMS, इसीलिए तो कॉस फाई लेते हैं ताकि इधर वाला टर्म आ जाए, दोनों का एक साथ वाला टर्म आ जाए, ठीक है ना। और एपरेंट या वर्चुअल पावर किसको बोलते हैं, एपरेंट या वर्चुअल पावर बोलते हैं। अगर इसमें से कॉस फाई को गायब कर दोगे, इसको अपन एपरेंट या वर्चुअल पावर बोलते हैं, ठीक है। इतना तुमको चीज़ मालूम है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आओ देखते हैं अभी हमने क्या क्या बातें की, ठीक है। और कौन किससे लैग कर रहा है, कौन किससे आगे जा रहा है, ये तुमको एल ऊपर सी नीचे से तुमको याद हो सकता है आराम से। प्योर रजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है करंट और वोल्टेज के बीच में। V को अपन V0 sin ओमेगा टी, I को अपन I0 sin ओमेगा टी बोल सकते हैं। और पावर फैक्टर जो होगा इसके अंदर, यार ऑब्वियसली बात है, दोनों इक्वेशन जो होगा इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया, मैंने देखा, ठीक है। और बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, और इसके अंदर पावर फैक्टर 1 आएगा। चूंकि देखेंगे तो पूरा का पूरा V और R एक ही साइड है और दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा। और बाकी कुछ खास बात इधर है नहीं, बाकी तुमको मालूम है, ठीक है ना। इधर करंट ही, इधर ही वोल्टेज भी है। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो तुमको बताया मैंने, एल ऊपर होता है सी नीचे होता है, एल ऊपर सी नीचे और करंट इधर। तो इसके अंदर देखेंगे हमारे पास ये लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो यही आई लैग करेगा बाई 5/2, तुमको बता दिया V से। आई लैग बिहाइंड V बाई 5/2, ठीक है, आई लैग कर रहा है। तो इसके अंदर V वाला ऐसा रहेगा, बट करंट में हम -5/2 कर लेंगे, या इसको +5/2 भी बोल सकते हैं इसके फेज में। और इसको पीक निकालना चाहते हो ना, ये तुमको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीक निकालना चाहते हो किसी का भी, और मानते हैं हम I0 पीक निकालना चाहते हो तो V0 पीक भाई हमारे पास अब जो भी होगा रेजिस्टेंस वाला ये हम ले लो ना, मतलब I क्या होता है, B होता है, V/R होता है क्या भाई। आप यहाँ अगर मान लेते हैं हमारे पास जीटा एल मतलब केवल ये सर्किट था तो ये ले लो, अगर मिक्सचर था तो
यहाँ पे यार इम्पीडेंस ले लो ना, सिंपल इम्पीडेंस ले लो, इसको हटाओ, इम्पीडेंस ले लो, अब जो भी होगा वो आ जाएगा। और IRMS निकालना चाहते हैं तो हमारे पास VRMS बाई जेड हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। बट आई इंस्टेंटेनियस जो होगा वो भी इंस्टेंटेनियस बाई जेड नहीं होगा, ये गलत है टोटली, ठीक है ना। ओके आगे मूव करते हैं। तो हमारा पीक वाला वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये होता है जीटा एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, मैंने तुमको बता दिया 2πf भी बोल सकते हैं ओमेगा को। और इसको अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसा यूनिट ओमेगा सॉरी ओम ही होता है, तुमको बता दिया मैंने ऑलरेडी। रेजिस्टेंस ऐसी ही होती है, ठीक है, और इसके अंदर नेट निकालोगे तो इधर आएगा, तुमको बता दिया ऑलरेडी। और आगे अपन मूव करते हैं। अगर तो तुम देखोगे हमारे पास अगर डीसी करंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर डीसी करंट तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो अगर डीसी करंट है फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो होती है और फ्रीक्वेंसी जीरो है तो उसके अंदर कोई भी ये रेजिस्टेंस वो नहीं करे, मतलब इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। इसका वायर का खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है बट इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नहीं होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका जीरो हो जाएगा, जीटा एल देख जीरो हो जाएगा, और इसलिए सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट करना सारे के सारे इंडक्टर को, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीसी है तो इसको अपन एसी फिल्टर बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमारे पास IRMS लिखना चाहते हैं तो VRMS में जीटा एल बोल सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए बिल्कुल गलत बात है, पीक के लिए सही है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो इसको अपन डीसी फिल्टर बोलते हैं। डीसी फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास डीसी की जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई इसकी तो हमारे पास इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं डीसी को ये जाने ही नहीं देगा। ऑफकोर्स स्टेडी स्टेट के अंदर पहुंच जाता है वो, तुमको ये सारी चीज़ें मालूम है, तो डीसी को ही छाड़ देता है, इसलिए डीसी फिल्टर बोलते हैं। आई लीड्स भी बाई π/2, तुमको मालूम है, यहाँ पे सी नीचे होता है, आई इधर होता है, तो आई जो होगा वो लीड करता है VC से बाई π/2। और यहाँ पे भी जो होता है हमारे पास V0 साइन ओमेगा टी होता है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हुआ तो करंट निकालना चाहते हैं तो π/2 से लीड कर रहा था, तुमको मालूम है नीचे था तो लीड ही करेगा। यहाँ पे वही सारी पीक की वैल्यू दी हुई है, पीक की वैल्यू दी हुई है। RMS जीटा और सी जो होता है ओमेगा से भी तुमको बता दिया, वो सारी चीज़ हुई। कैपेसिटिव रिएक्शन वो ओमेगा मतलब कैपेसिटिव रिएक्शन बोलते हैं, इसका ओम जो होता है यूनिट होता है। RMS के लिए भी बोल सकते हो, इसके लिए सही नहीं है हमारे पास। और इसके लिए तुमको बताया कि डीसी के लिए हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। ये तुमको चीज़ मालूम भी है कि जहाँ पे भी कैपेसिटर दिखे ना, अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों इक्वेशन के अंदर दिख रहा है और हमारे पास डीसी वैल्यू दिख रहा है, डीसी करंट दिख रहा है, तो कैपेसिटर वाले को ओपन सर्किट मान लो। जीनो डायोड अगर वहाँ पे देता है तो तुमको मालूम, मान लेते हैं, चलो जीनो डायोड याद है तो तुमको क्वेश्चन में देता हूँ कि मान लेते हैं अगर हमारे पास एक यहाँ पे वोल्टेज मतलब करंट का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे हमने एक जीनो डायोड लगा दिया है, और हमारे पास इधर हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अगर हमसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे कितना हमारे पास करंट जा रहा होगा, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे अगर इसका जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना 10 वोल्ट दिया हुआ है तो इसका 10 वोल्ट मान लो तुम, ठीक है ना। और 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है मान लो तुम, और तुम यहाँ पे फिर पहले करंट निकाल लो। V इक्वल टू होता है हमारे पास IR, भी तुमको मालूम है, तो यहाँ पे करंट निकाल सकते हो। I इक्वल टू 10/R इसका जो होगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगा, अब तुमको मालूम है यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, तो बेसिकली बाकी करंट इससे फ्लो हो जाएगा जो यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे 10 है, अगर मान लेते हैं 20 वोल्ट होता तो यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो V इक्वल टू IR यहाँ पे भी लगा दो, तो V हमारे पास 10 वोल्ट है हमारे पास, और मान लेते हैं हमारे पास ये 15 वोल्ट होता तो यहाँ 5 ही वोल्ट ड्रॉप होता। करंट हम निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस में मालूम ही है, तो R से डिवाइड कर दो, यहाँ जो R होगा तो करंट आ रहा होगा, बाकी से पास हो जाएगा, इसका करंट कितना होगा मालूम है। तो यही चीज़ मैं बेसिकली तुमको बोलना चाह रहा था। बाकी आ जाओ देखते हैं अभी इधर जो हम देख रहे थे, ठीक है। तो एक सेकेंड रुक जाओ, तो हम आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी हमारे पास यहाँ तक कि हमारे पास जो होता है इंस्टेंटेनियस के लिए सही नहीं होता है, ओपन सर्किट कर दो सारे के सारे कैपेसिटर को, कोई भी करंट उससे फ्लो नहीं करता। अगर सीरीज LR सर्किट दिया हुआ है, अगर हमारे पास L और R दिया हुआ है, तुमको ये वाली चीज़ बता दी थी मैंने कि हमारे पास L और R दिया हुआ है, यानी L ऊपर R इधर है, नेट इधर आएगा, तो नेट इधर देखो आ रहा है हमारे पास। और इसके अंदर अगर नेट निकालना चाहते हो तो VR² रूट अंडर वही है यार, अगर दो हमारे वेक्टर दिए हुए तो कैसे निकालोगे, VR² प्लस VL² हो जाएगा। और इसके अंदर जो होता है ये चीज़ वैलिड हो, पीक हो, RMS हो, इंस्टेंट, अरे भाई ये वाला तो सिंपल वेक्टर के लिए है ना, तो ये तो ऐड कर ही लोगे हमारे पास, ठीक है। एंड V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, चूँकि V से फाई लैग कर रहा है ये, ठीक है ना। देखो कि यहाँ पे हमारे पास VR जो होगा, सॉरी VR नहीं, हाँ करंट जो होगा हमारे पास वो लैग कर रहा है, फाई से लैग कर रहा है ना। और फाई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कॉस फाई निकाल लो, R बाई जो जेड इसका इंपीडेंस आ रहा होगा। 2 हो 3 के 3 मतलब LR हो तो भी जेड बोलते हैं अपन, या सीरीज LCR हो LCR हो तो भी उसको जेड ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है हमारे पास कि एक चीज़, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि VR प्लस VT मतलब रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप हो रहा है टाइम T, इस पे जो ड्रॉप हो रहा है टाइम T, इस पे जो ड्रॉप हो रहा है टाइम T, इंस्टेंटेनियस के लिए वाली चीज़ सही हो जाती है। बैटरी दिया तो दोनों में गया,
बट अगर तुम देखोगे कि इसका पिक जोड़ ले इसके पिक के बराबर होगा तो ये बिल्कुल ही गलत बात होती है। ये वाली चीज़ तुम अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पिक अगर 3 है, LCR है, तीनों का पिक पे यहाँ पे VL ड्रॉप हो रहा है, VC VR, तो तीनों का पिक भी गलत है, RMS भी तीनों का गलत है, इंस्टेंटेनियस तीनों का सही है कि कितना पैटर्न दिया उस इंस्टेंट पे उसी इंस्टेंट पे इतना हीटर ड्रॉप हो रहा है, तो ये ऐसे करके सही होता है। तुमको ये चीज़ मालूम है। और बाकी नेट इम्पीडेंस जो होता है उस भी रेजिस्टेंस ऐसा ही होता है, यूनिट ओम ही होता है। VL और VR बोल सकते हैं, VNet निकालेंगे, VNet निकालने का ये तरीका हो सकता है, Z निकालने का ये तरीका हो सकता है कि √R/जीटा L का होल स्क्वायर। 10 फाई निकालना चाहते हैं तो जीटा L/R कर लेंगे। 10 थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेंगे, या तो कॉस फाई निकाल लो R/Z करके। और पीक के लिए सही है, RMS के लिए वाला सही है, और ये इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं लगा सकते। तो इंस्टेंटेनियस के लिए किया एक चीज़ हमने सही बोली बस कि करंट जो जा रहा है वो दोनों में ड्रॉप होगा, और कोई खास बात नहीं बोली हमने, ठीक। आगे तुम अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 आ गया, 1.41 होता है, बाई 10 डिवाइड कर दोगे तो 0.141 हो जाएगा। सीरीज RC सर्किट जो होती है वो क्या होती है, सीरीज RC सर्किट के अंदर तुम मालूम है C नीचे R इधर है तो नेट इधर आएगा। अब अगर नेट इधर आया है तो VNet निकाल सकते हो, Z भी निकाल सकते हो, √R² प्लस जीटा C² भी वैलिड फॉर पीक RMS इंस्टेंटेनियस, ये वाली चीज़। बट ये वाला जो होगा, अगर हम तुम करंट निकालना चाहते हो V से RMS निकालना चाहते हो, इन दोनों के लिए सही होगा, बट इसके लिए सही नहीं होगा। और 10 थीटा निकालना चाहते हो कॉस फाई से निकालना, सीधा R/Z या इसको परपेंडिकुलर बाई बेस भी करके निकाल सकते हो। पावर जो होता है मैंने तुमको बता दिया, DC के अंदर VI होता है, AC के अंदर इसके अंदर है टाइम T, इसके अंदर है टाइम T। बट अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो एक साइकिल के अंदर VRMS IRMS कॉस फाई होता है। कॉस फाई जो होता है उसको अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू R/Z होती है। अरे तुमको बता भी दिया R/Z कैसे होती है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस ले लिया। और फाई जो होता है उसको अपन बोलते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, ठीक है ना। तो प्योर अगर रजिस्टिव सर्किट है तो उसके अंदर तुम देखोगे I और R सेम साइड है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं था, कॉस फाई की वैल्यू 1 थी डायरेक्टली, तो जो ड्रॉप होगा V × I कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। बट प्योर L है, प्योर R है, तुम बताया मैंने, इनके ऊपर पावर ड्रॉप नहीं होता है, इसको अपन वाटलेस करंट भी बोलते हैं, नो पावर लॉस एनर्जी इन वन साइकिल। चूँकि इसके अंदर देखोगे तो फाई 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाती है, तो पावर एवरेज जो होगा था इनके अंदर लॉस 0 होता है। और LR होगा, इन सब के अंदर लॉस होता है R/Z तुम मालूम है सेम के अंदर सेम ही आता है, R/Z ऑलवेज याद रख के कर सकते हो। आगे तुमको यहाँ बोला हुआ है एपरेंट है वर्चुअल पावर, तुम बता दिया मैंने कैसे आता है, जो कि इसके अंदर कॉस फाई गाइब कर लेते हो। और अगर तुमसे पूछ रहा है कि हमारे पास अगर पावर एवरेज पूछ रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, VRMS IRMS बोल सकते हैं, VRMS/Z। अरे यार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, चूँकि I जो होता है वीर होता है, और R/Z इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे भी करके एक बार को पूछे तो बोल सकते हो। चॉक कॉइल क्या होता है ना, चॉक कॉइल होता है कुछ ऐसा चॉक कॉइल सिंपल नथिंग बट एक ऐसा इंडक्टर होता है जिसके अंदर कुछ R होगा कुछ L होगा, ठीक है ना। चॉक कॉइल जो होता है उसका काम बस ये होता है कि डिवाइड कर देना पोटेंशियल, चूँकि कुछ जो होते हैं ना कम पोटेंशियल पे काम करते हैं, तो ये कुछ पोटेंशियल खुद पे ड्रॉप करा के कम कर देता है विदाउट पावर लॉस। अगर मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो वही बस ये काम करता है कि चॉक कॉइल डिवाइड करता है पोटेंशियल विदाउट पावर लॉस। इसका आइडियल होता है, प्रैक्टिकल होता है, और हमारे पास एक बेकार चॉक कॉइल भी होता है। आइडियल वाइल जो होता है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही 0 होगा, तो यानी जीटा L बहुत हाई होगा उसका, यानी ये जो होगा ये रेजिस्टेंस जो होता है ना ये पावर लॉस नहीं करता है। तो ड्रॉप तो करा लिया, मान लेते हैं 440 बोल दिया था, 220 ड्रॉप करा लिया, 220 इसको चाहिए था, तो पावर लॉस नहीं किया बट ड्रॉप करा के इसको सेफ रखा, है ना। और रेजिस्टेंस यहीं पे लगा देते तो ड्रॉप कराता बट पावर लॉस भी करता है, ये पावर लॉस नहीं करता है। प्रैक्टिकली में इसका हम लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कम से कम हो, ताकि पावर लॉस कम से कम हो। तो जीटा L जीटा R तो ये ज़्यादा बड़ा होगा तो नेट वेक्टर इसी के साइड इंक्लाइन होगा, तो ये वाली चीज़ तुम मालूम है। और बेकार चॉक कॉइल क्या होता है, बेकार चॉक कॉइल होता है इसका रेजिस्टेंस जो हो वो बहुत हाई हो, और ये चीज़ तो तुम मालूम ही है। बेकार होगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा करा देगा, तो कोई काम का अपना बचा नहीं हो। LC सर्किट के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। LC सर्किट जो होता है वो क्या होता है, तो LC सर्किट में सिर्फ और सिर्फ L ऊपर C नीचे है, ठीक है ना, L ऊपर C नीचे है। तो एक केस हो सकता है कि हमारे पास ये डोमिनेटिंग हो, उसको अपन इंडक्टिव LC सर्किट बोलेंगे। एक कैपेसिटिव LC सर्किट हो सकता है जिसमें ये डोमिनेटिंग हो, तो इस दोनों को घटा दो I होगा, और इन दोनों में तो नेट पावर लॉस तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। पावर लॉस इनके अंदर 0 ही होगा, चूँकि परपेंडिकुलर ही आ रहा है, कॉस फाई ऑलवेज 0 होगा, चूँकि फाई इक्वल टू 90, फेज इन दोनों के बीच में 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुमको मालूम है। तो इंडक्टिव हो सकता है ऐसे अगर ये ज़्यादा हो, कैपेसिटिव हो सकता है ये ज़्यादा हो, और इसके अंदर जेड निकालना चाहते हो बेसिकली दोनों को सिंपल घटा दो। और करंट अगर पूछे पीक वाला या RMS वाला तो वहाँ पे V0/Z कर लोगे, IRMS/Z कर लोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर तुम दोनों के दोनों बराबर कर दिया तो VNet 0 हो जाएगा, तो रेजोनेंस कंडीशन आ गया। वो सीरीज LCR सर्किट के अंदर ये चीज़ मैंने तुमको ऑलरेडी बता ही दी थी। और देखो देख लेते हैं सीरीज LCR अगर हमारे पास दिया हुआ है ना, सीरीज LCR अगर हमारे पास दिया हुआ है ना, तो सीरीज LCR के अंदर तुम देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे VL है,
ठीक है, BC है और VR है, मतलब बेसिकली L है, C है, R है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप VL होगा, VC होगा, VR होगा। इसका जो होगा रेजिस्टेंस ये जीटा L होगा, जीटा C होगा, जीटा मतलब जीटा L होगा, जीटा C होगा, R होगा। यहाँ पे ये जो है हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर निकालना चाहते हो बेसिकली Z निकालना चाहते हो डायरेक्टली। एक चीज़ ये हो सकता है कि हमारे पास ऊपर वाला डोमिनेटिंग हो, तो इसको भी अपन इंडक्टिव ही बोलेंगे, इंडक्टिव LCR सर्किट। तो इसके अंदर अगर VNet निकालना चाहते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लेते हैं तो हमारे पास एक ये वेक्टर दिया हुआ है V का, एक वेक्टर ये दिया हुआ है V का, तो दोनों को जोड़ कैसे कर लो? अगर Z निकालना चाहते हो तो जीटा C जीटा L दिया हुआ है, तो जीटा निकालना चाहते हैं अगर, तो ऐसे ही करके निकालेंगे अपन कि इस वेक्टर और ऊपर नेट वेक्टर आ रहा है, तो जीटा L माइनस जीटा C का होल स्क्वायर, वही वेक्टर सम वाला फॉर्मूला है, सिंपल तरीका। वेक्टर निकालना मतलब उसका हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं, वही वाली चीज़ है वेक्टर वाला। अगर मान लेते हैं हमसे पूछ रहा है हमारे पास भी ये है, अगर इक्वेशन ऑफ करंट बताओ क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ करंट निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली तुम देखोगे तो करंट पिक वैल्यू हो जाएगी। पिक वैल्यू तुम निकालना मालूम है कैसे करते हैं? साइन थीटा, और इससे फाई नीचे है तो ओमेगा टी माइनस फाई, इसको यहाँ पे मान लेते हैं साइन नेट। यहाँ पे ये जो होता है ना, देखोगे नेट को ऑलवेज यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ साइन को हमने मान लिया तो इससे फाई नीचे है। VR अगर निकालना चाहते हैं, अगर इसका R निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे V0 जो होगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसको मेन मान लेते हैं। अगर बैटरी से देखेंगे करंट जो आ रहा है वो तीनों के अंदर सेम ही करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ये चीज़ मैंने तुम बता दी कि हमारे पास इन दोनों का पीक वैल्यू, तीनों का पीक वैल्यू जोड़ के इसके पीक की वैल्यू बराबर नहीं होगा, इसका आर में जोड़ के इसका आर में बराबर नहीं होगा। हाँ, इसके तीनों के इंस्टेंटेनियस जितना दिया उतना ही बैटरी के अंदर गया बेसिकली ना। तो बैटरी जिस टाइम पे दी वो तीनों में क्या, वही चीज़ बोला है, रेजोनेंस कंडीशन पे जीटा L जीटा C बराबर होगा, जेड मिनिमम R के बराबर होगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे हमारे पास। IR सेम फेज में होंगे, मतलब फाइज होगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और हमारे पास VNet VI सेम डायरेक्शन में होंगे, इन दोनों को काट दो, केवल R बचेगा, सारा का सारा ड्रॉप यहाँ पे होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन दोनों पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं, तो जेड मिनिमम R है, तो वहीं पे सारा का सारा ड्रॉप होगा। VNet जो होगा वो VR होगा, तुमको यही चीज़ बोल रहा था मैं। और बाकी करंट वोल्टेज जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। कॉस फाई की वैल्यू जो होगी 1 होगी। कॉस फाई की वैल्यू 1 क्यों हो रही है सर, बताओ मेरे को? कॉस फाई की वैल्यू जो है वो 1 क्यों हो रही है? तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो रही है बिकॉज हमारे पास 0 डिग्री है फेज डिफरेंस, तो कॉस 0 1 होता है। पावर लॉस जो होगा मैक्सिमम होगा, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तुमको बता दिए सब चीज़ें एक्सप्लेन करके मैंने। इंपीडेंस जो होगा वो हमारे पास मिनिमम होगा, R के बराबर होगा, और रेजोनेंस कंडीशन पे जीटा L जीटा C बराबर होगा, ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। और यहाँ से ओमेगा को एक साइड लेके हमारे पास रूट अंडर, हमारे देखना ओमेगा को उधर पे देंगे ओमेगा स्क्वायर बाई LC बचेगा, ओमेगा जो रूट अंडर LC। या फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। वाटलेस करंट मैंने तुमको बताया, साइन थीटा वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं वाटलेस करंट, बताया मैंने तुमको। बेसिक सी बात है क्या, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी बात है। करंट एट ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 वोल्टेज, वोल्टेज से अगर π/2 या 90 डिग्री पे जो होता है करंट, उसको अपन बोलते हैं करंट एट दी फेज ऑफ π/2 फ्रॉम वोल्टेज इज कॉल्ड वाटलेस करंट, ठीक है। और I sin थीटा बोल सकते हैं, इसकी वजह से पावर लॉस नहीं होता है, इसकी वजह से होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं VRMS IRMS cos फाई बोलते हैं, इसीलिए अपन इसको पावर इसके वजह से हमारे पास लॉस होता है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, I निकालो एंड फाई निकालो, I का साइन कंपोनेंट ले लो, अगर तुमको फेज मालूम है I का साइन कंपोनेंट ले लो, और वो होगा हमारे पास वाटलेस करंट। करंट एंड वोल्टेज का एंगल एंड फेज डिफरेंस फाई है। एक्चुअली में तुम मालूम भी है कि फाई क्या होता है, हमारे पास करंट एंड वोल्टेज का ही, करंट का एंड वोल्टेज के बीच के ही एंगल को तो फाई बोलते हैं। आगे अब देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज़, इस अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो वो फ्रीक्वेंसी को डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। बट इसके अंदर ओमेगा L होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F हो गया, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F हो गया, 2πF अगर यहाँ बोलेंगे तो जीटा C होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे आ जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास किसका है, ये LR सर्किट का है, आई गेस है ना, LR सर्किट ही है एक्चुअली में। L और R दिया हुआ है, तो जेड निकालोगे तो मेनली ये आ जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो मिनिमम पे R होगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये इसको जोड़ दो अब इसमें, तो ऐसे ऊपर जाने लगेगा। ओमेगा बढ़ाने पे हमारे पास मतलब बढ़ेगा तो ऊपर ऐसे बढ़ने लगेगा, R मतलब सम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वही RC सर्किट है, तो और उसका कैपेसिटेंस जो होगा शुरू में अगर मान लेते हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, 0 है, तो ये बहुत ज़्यादा होगा, और मिनिमम अगर ये आगे 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे ना ऑब्वियसली। तो ये अगर मान लेते हैं 0 हो गया फ्रीक्वेंसी, अगर लास्टली हमारे पास बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, तो ये टर्म 0 हो गया, तो केवल R के बचे बचेगा, तो मिनिमम आके R होगा। सिंपल तरीके मालूम, इन्फिनाइट होने पे हमारे फ्रीक्वेंसी का इन्फिनाइट हुआ तो जेड की वैल्यू R होगी। और अगर दोनों को जोड़ दिया हमने, मतलब सॉरी इन दोनों को नहीं जोड़ा, हमने LC सर्किट किया, तो बेसिकली ऐसा आ जाता है कि शुरू में हमारे पास कैपेसिटिव डोमिनेंट होता है। कैसे होता है, अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट के बराबर हो गई, बट अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये बहुत 0 हो गया। तो शुरू में कैपेसिटिव हमारे पास सर्किट होता है, यहाँ पे देखो कैपेसिटिव LCR सर्किट होता है, मतलब कैपेसिटिव यहाँ पे सर्किट है मेनली। और इधर देखोगे अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हम सुनेंगे तो फिर ऐसे जाने लगेगा। बट ये सिमेट्रिकल नहीं होता, सिमेट्रिकल नहीं होता। और इसी को अगर LCR सर्किट करना चाहते हो तो इसको बस ऊपर कर दो, और जहाँ पे जाके रेजोनेंस कंडीशन बन रहा है ना, जहाँ पे दोनों को दोनों 0 हो जा रहे हैं, दोनों को दोनों एक दूसरे को काट के 0 हो जा रहे हैं,
उस वाले कंडीशन पे हमारे पास जेड मिनिमम आर तो अभी बचा रहेगा ना, और ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, नॉट पाराबोल, ये चीज़ मैंने तुमको बता भी दी। ये ऐसे बढ़ने लगता है, ये ऐसे आएगा ऐसे बढ़ने लगेगा, और ये तुम मालूम है ऐसे क्यों बढ़ता है, क्योंकि लीनियर था तो ऐसे ज़्यादा शार्पली बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार। अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ चीज़ भी लिखी हुई है कि हमारे पास जेड जो होगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी होगा, चूँकि दोनों एक दूसरे ऊपर नीचे थे तो दोनों को सिंपली घटा देते हैं, और बाकी कैसे क्या करते हैं वो तुम बता दिया। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो एलसीआर का ग्राफ आ जाता है, सीरीज एलसीआर, इसको बस रट लो, ऐसे ही याद करना होता है, ये डायरेक्ट टीचर की लाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। पर तुम मालूम है एक्चुअली में ये सब चीज़ें कैसे हो रही होती हैं, तीनों को ऐड करने पे हमारे पास ऐसा ग्राफ मिलता है, कैसे कैपेसिटिव ज़्यादा होता है, कैसे इंडक्टिव ज़्यादा होता है, तुमको बता दिया मैंने। और अगर इसका ही करंट, ये तो मैंने किसके बीच में, हम ऑब्वियसली बना रहे हैं रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच, मतलब हम रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ही तो सारा का सारा अब तक देख रहे थे ना, दोनों का मिक्सचर वगैरह। अब करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो उसको तुम देख सकते हो, इसका उल्टा कर दो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो मतलब करंट ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा फिर से करंट कम हो जाएगा। तो इसको तुमको बता दिया मैंने क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जेड वेरी करो तो जो सर्किट में करंट आएगा वैसा आएगा, और इसको अपन बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ कब बोलते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैक्सिमम करंट का √2 हो तो 2 टाइम आएगा, उन दोनों के बीच के लेंथ को अपन बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ जो होता है मैंने तुमको बता दिया, ω2 माइनस ω1 बोलोगे, इसको अपन डेल्टा ओमेगा बोलेंगे, टाइम नीचे था तो लार बोलेंगे, ठीक है, लार बोलेंगे। और तुमको ये भी चीज़ मैंने बता दी कि ω1 जो होगा हमारे पास, अच्छा एक बताओ, आर अगर एल है तो उसका आधा इधर होगा आधा इधर होगा मेन से, तो अगर तुम बोलना चाहते हो ω1 को तो ω0 में से r/2l घटा दो, और ω2 बोलना चाहते हो तो ω0 में r+2l जोड़ दो, इतना सिंपल सी बात है। रेडियो कुछ नहीं होता है, एक चलता फिरता एलसीआर सर्किट होता है जिसके अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वो बजाया जाता है, जिस पे हम करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बजाया जाता है, ठीक है ना। और अगर तुमको बता दिया मल्टीपल का फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल आवाज़ आ रही है तो क्वालिटी खराब है, और कम आ रहा है तो ठीक है आवाज़, मतलब इसका क्वालिटी ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तुमको ऑलरेडी मैंने इससे एक्सप्लेन कर दी कि अगर हमारे पास बैंडविड्थ कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, और बाकी सारी चीज़ें तुमको आगे मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दी थी कि हमारे पास डेल्टा ओमेगा जो होता है उसको अपन बोल सकते हैं, टाइम ऊपर चल जाएगा तो लार बोल देंगे, इसको जेटा L/R बोल दो, VL/R बोल दो, जीटा CR बोल देते हैं, VC/R बोल देते हैं, और इसको अगर लिखना चाहते हो L ऊपर C नीचे रूट के अंदर होता है 1/R, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। कैसे आता है एक बार डेरिवेशन देखोगे में समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस से बेस्ड होता है, ठीक है, ये चीज़ तो तुमको मालूम ही है। और ये सिर्फ एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि डीसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। यही देखोगे तो लिमिटेशन बनेगी, डीसी को हम क्यों नहीं उतना ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग तक हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये जो होता है हमारे पास इसका मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास पावर लॉस ज़्यादा होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको, तो ठीक है। एसी के अंदर वो वाली चीज़ नहीं देखने को मिलती, इसलिए हम एसी को यूज़ करते हैं। एसी हमारे घर के अंदर वाला होता है। तो एसी जो होता है यूज टू रेगुलेट वोल्टेज, इसको हम स्टेप अप कर सकते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, और करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब ये तुम मालूम है कि स्टेप अप करेंगे तो वोल्टेज बढ़ाना, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज घटाना। वोल्टेज घटाया यानी करंट बढ़ गया। और इसके अंदर एक ये स्टैंडर्ड लाइन तुम ध्यान रखोगे, तुमको पहली चीज़ तो मालूम है पावर क्या होता है, VI होता है, तुमको मैं बताते हुए आया था। फ्लक्स थ्रू वन टर्न जो होता है प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। जितना फ्लक्स 1 टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एंड इसके अंदर तुम डायरेक्टली अगर मैं तुमको बोलना चाहूँ ना तो तुमको सारी की सारी चीज़ ऐसे याद है कि इसके अंदर NS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF होता है। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न उतना ज़्यादा EMF होता है, तो दोनों काम नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर और EMF सेकेंडरी के अंदर, भाई EMF प्राइमरी के अंदर। बट अगर वही आइडियल के अंदर देखोगे ना तो VI था, तुम मालूम है कि हमारे पास वही अगर करंट मतलब देखना चाहते हैं आइडियल होगा तो ES/EP जो होता है वो करंट के टर्म में हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आइडियल के अंदर तुम मालूम है बस नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे इन्वर्सली होता है। AJD तुमको ऐसे ही याद आई है, तो सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी नीचे और प्राइमरी के लिए प्राइमरी ऊपर, ऐसे करके आ जाएगा। ये कब, जब 100% इफिशिएंसी होगी। और इफिशिएंसी हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास कुछ परसेंट है, इफिशिएंसी डायरेक्टली पूछ रहा है, तो पावर आउट हो जाएगा VI। तो आउट तो हमारे सेकेंडरी के थ्रू ही मिलता है, तो V इंटू I सेकेंडरी के अंदर, और I जो हमारे पास इनपुट जो होगा वो हमारे प्राइमरी के अंदर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो और तुमको डायरेक्टली मतलब दे ही दिया है हमारे पास V यहाँ पे, तो डायरेक्टली V की वैल्यू रखो। और यही सारी चीज़ें बस लिखी हुई तुमको यहाँ मिलेंगी। NS/NP इज इक्वल टू
ES बाई EP वही जो चीज़ तुमको बताई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये ऑलवेज वैलिड होता है, तुमको मालूम है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा हमारे पास EMF आ रहा होता है। नंबर ऑफ टर्न बेसिकली हम क्या करते हैं ना, तुम आगे देखो समझ में आ जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर यानी 100% एफिशिएंसी होती है और पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होता है। और बेसिकली इसके अंदर करंट एंड EMF को मतलब रिलेट कर रहे होते हैं। तुम बता दिया ऊपर नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको देखना चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हैं, पावर इनपुट ऐसे बोल देंगे हमारे पास VI और यहाँ से अगर रेशियो लोगे तो हमारे पास देखेंगे तो ES EP इज इक्वल टू EP ES हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा। इफिशिएंसी जो होता है पावर आउटपुट बाई इनपुट इंटू 100 कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वो होता है टर्न रेशियो भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी बाई प्राइमरी, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं हमारे पास स्टेप अप करना चाहते हैं, स्टेप अप यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी के अंदर कम कर लो। तो वोल्टेज जो होगा वो सेकेंडरी के अंदर ज़्यादा मिलेगा प्राइमरी से, और करंट जो होगा अब सेकेंडरी के अंदर ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज तुमने बढ़ाया तो प्राइमरी के अंदर ज़्यादा होगा, और पावर इन पावर आउट बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है। तभी तो इन दोनों को हम बोल रहे हैं ज़्यादा है तो ये कम हो रहा है। और स्टेप डाउन के अंदर अगर करना चाहते हो तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम कर दो ना, तो उसके अंदर EMF भी कम हो जाएगा बट करंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। पावर इन पावर आउट बराबर होगा। आगे अपन मूव करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट करंट के अंदर तुम बता दिया मैंने तुमको क्या होता है AC DC मिक्सचर, और तुमको ये बता रहा था डिसएडवांटेज ऑफ AC क्या होता है, DC क्या होता है, DC को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो कांट सप्लाई ओवर लार्ज डिस्टेंस तुम बता दिया, पावर लॉस मैक्सिमम होता है इसके ट्रांसमिशन के अंदर, हाई मेंटेनेंस होता है एंड कांस्टेंट वोल्टेज होता है, इसको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। चारों पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था क्या तुमको। अब तुम आगे देखोगे तो ये जो होता है हमारे पास ना DC करंट वो क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, उसका ऐसे इक्वेशन भी होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है। वही AC करंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया यानी हमारे पास कॉर्नर से फ्लो करेगा, बट ये पूरे सरफेस एरिया से फ्लो करता है, पूरे देख रहे हो पूरे एरिया से निकल रहा है। बट AC जो होता है वो सरफेस एरिया से मतलब केवल सरफेस एरिया यानी केवल कॉर्नर से जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम AC के लिए बहुत सारे वायर लेते हैं ताकि मतलब ट्रांसपोर्ट हो पाए इजीली, बट इसके लिए एक भी वायर हो तो आराम से हो जाएगा। और क्वेश्चन नीट के अंदर आया था कि हमारे पास एक ही वायर है तो इसके थ्रू बताओ क्या फ्लो हो जाएगा, तो DC फ्लो हो जाएगा, AC फ्लो नहीं होगा। और बहुत सारे वायर हैं तो इसके थ्रू AC और DC दोनों फ्लो हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। बट डिसएडवांटेज ऑफ AC क्या होता है, तो ये स्किन इफेक्ट एंड कोरोना डिस्चार्ज करता है। कोरोना डिस्चार्ज कैसे करता है, अगर कहीं शार्प बेंडिंग है वहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होकर लीक करता है, उसको अपन कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। स्किन इफेक्ट तुम मालूम है क्या होता है। मूविंग कॉइल कैलोमीटर एंड हॉट वायर एमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मूविंग कॉइल कैलोमीटर क्या होता है एंड हॉट वायर एमीटर क्या होता है। तो मूविंग कॉइल कैलोमीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ DC को मेजर करता है, AC को मेजर नहीं करता है। वर्किंग बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल पे जो टॉर्क लगता है उस पर बेस्ड होता है। ओनली DC को मेजर करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जितना डिफ्लेक्शन होगा, करंट जितना बढ़ाएंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा, लीनियर स्केल है, ऑब्वियसली बात है। AC को मेजर नहीं कर सकता है ड्यू टू इनर्शिया, ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहा है बहुत, मतलब चेंज हो रहा है तो नहीं मेजर कर पाएगा। बट इसके लिए हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं, दोनों को मेजर कर सकता है। तो बेस्ड ऑन हीट लॉस होता है ये, AC DC दोनों को मेजर कर सकता है। H जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, मतलब बेसिकली इसके अंदर देखोगे हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू I²RT होता है। तो I होगा और मतलब थीटा होगा डिफ्लेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये I² होगा, ये नॉन लीनियर स्केल हो गई। ऑफकोर्स एनर्जी जो होता है I² होता है, तो नॉन लीनियर स्केल हो गया। I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है यहाँ पे चूंकि, ठीक है ना। अगर तुमको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम आपको एक इक्वेशन दिए हुए हैं, अब IRMS बताओ 2 सेकंड के अंदर कितना होगा, तो पहले क्या करोगे, इसका तुम स्क्वायर कर लो, सिंपल सी बात है। अब इसका मीन निकालो, तो स्क्वायर कर लिया 40²। अब इसका मीन निकालो, मीन निकालने के लिए स्क्वायर DT और DT का ये तुमको बता ही दिया कैसे हम निकालते हैं कभी भी किसी चीज़ का एवरेज, अगर कंटिन्यूस इक्वेशन फॉर्म में दिया हो तो इसका एवरेज निकाल लिया और अब हमने रूट इसका करके आंसर निकाल दिया, बता दिया, ठीक है ना। बाकी मैं तुमको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी थी, इधर तुमको सारी चीज़ें बता दी मैंने ऑलरेडी की जरूरी। देखो हाफ साइकिल के अंदर 2π होता है, बट जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि साइकिल कहाँ से लिया है। यहाँ से बीच में 2π होता है, यहाँ से बीच में 0 होता है, सब चीज़ें बता दी यार। आगे मूव करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या, और कोई भी चीज़ अगर लीनियरली, ये चीज़ तो तुमको बता ही दी, कोई भी चीज़ अगर लीनियरली वैरी करती है तो अगर उसका एवरेज निकालना है तो इनिशियल बाई प्लस फाइनल बाई 2 कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसका ही एवरेज पूछ रहा है तो तुमको अगर दिख रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो इसका इनिशियल एंड 0 टाइम पे पूछा है तो 0 वाला ले लो, 2 टाइम पे पूछा तो फाइंड एवरेज इन 2 सेकंड। तो यहाँ अगर इसको 0 रखेंगे तो 3 आएगा, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा बाई 2, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट अगर ये T² नहीं कर सकते हो, लीनियरली अगर कोई भी चीज़ वैरी कर रही है तो ऐसा। और इसके अंदर जो भी ज़्यादा ऊपर होता है ना, टाइम 0 पे जो जितना ऊपर होता है वो फेज में उतना आगे होता है। तो इसमें देखोगे I1 ज़्यादा आगे है, देन I2, देन I3, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर वेव AC के बारे में। देखो इसके अंदर अगर तुम देखोगे फुल साइकिल के अंदर 0 ही आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाफ साइकिल के अंदर देखोगे तो I0 कांस्टेंट रहेगा तो I0 ही आ जाएगा, और RMS निकालते हैं तो अभी I0 ही आ जाता है। ट्रायंगुलर AC के अंदर देखोगे तो लीनियर स्केल है तो फुल साइकिल के अंदर 0 ही होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इधर आ जा रहा है। हाफ साइकिल के अंदर देखोगे तो I0/2 दोनों में रहा तो I0/2 ही रह जाएगा। और इसके अंदर ये डायरेक्ट याद कर लोगे, हमारे पास डायरेक्टली याद कर लोगे कि ट्रायंगल है अगर हमारे पास
तो आई आर एम एस जो होता है आई नॉट बाई रूट 3 होता है, आई नॉट बाई रूट 3 होता है। और यहाँ पी वाली चीज़ तो तुमको सब बता ही दी थी मैंने। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है हमारे पास तो इसका हाफ साइकिल हो फुल साइकिल हो हमेशा 2/पाई आई नॉट होता है हमारे पास, 2/पाई आई नॉट होता है हमारे पास। इसका एक देखोगे अब 2 हो 3 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, अरे सबका एवरेज निकालोगे तो 2/पाई ही तो रहेगा ना। आरएमएस करोगे तो आई नॉट बाई रूट 2 हो जाता है। और वही अगर हाफ साइकिल में यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्सा आता है, बस यहाँ पे वो कैसे आता है बताता हूँ तुमको। हाफ साइकिल के अंदर देखोगे तो 2π/आई नॉट होगा। फुल साइकिल के अंदर देखोगे तो इसका बाई 2 कर लोगे तो प्लस 0/2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 कट जाएगा, आई नॉट बाई पाई आ जाएगा। अगर आरएमएस पूछ रहा है तो आई नॉट यानी पीक वैल्यू ले लेंगे भाई √2 इंटू एक एक्स्ट्रा √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है बस। अगर पीक पूछ रहा है v आई नॉट इंटू जीटा सी, ये तो चीज़ तुम मालूम है यार। अगर तुमको पीक पूछ रहा है तो आई आर होता है, कोई खास बात नहीं है, वैसे ही करके निकाल लेते हैं अपन। अब देखो तुमको ये वाली चीज़ जो है ना पूरा बता रखा है मैंने। रे ऑप्टिक्स का एक वीडियो वाला वो वाला देखना, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अब बच रही हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं अगले वीडियो में।